सोचिए दोस्तों कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ पे आपके फादर सबसे बड़े गैंगस्टर हो और दूसरे गैंगस्टर की बेटी से आपको नफरत हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती उससे प्यार करना पड़े। लेकिन आपका एक बचपन का क्रश है जिसे आप ना जानते हैं ना पहचानते हैं, बस आपके पास उसकी दी हुई एक निशानी है और उस निशानी से आप चाहे तो उससे आगे चलकर मिल सकते हैं, लेकिन वो जो क्रश है वो भी आपके पास में ही है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला ट्रेजेडी है भाई। तुम लोग एक बार देख लोगे तो देखने का मन कर जाएगा और सोचोगे कि कब इसका अगला पार्ट आ जाए। तो चलो 1000 लाइक्स का एम रखते हैं अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो, लेकिन इसे पूरा देखना। तो बच्चों को दिखाया जाता है एक बहुत ही प्यारी सी जगह में जहाँ पे दोनों ने खेलते खेलते एक दूसरे से वादा किया था कि वो आगे चलकर फ्यूचर में इस लॉकेट को खोलेंगे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर राकू रहता है उसने इस लॉकेट को रख लिया रहता है और वो जो अनजान लड़की रहती है उसने चाबी को रख लिया रहता है और ये दोनों वादा करते हैं फ्यूचर में खोलेंगे। आगे हमें राकू को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े गैंग मेंबर का लीडर बनने वाला है, फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन इसे तो खाना बनाने में इंटरेस्ट रहता है। और राकू के मेंबर्स कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर, वो कहता है मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ, मुझे तुम लोग की गैंग नहीं ज्वाइन करनी है, मैं बड़ा होकर टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और बहुत दूर चला जाऊंगा। तब ये लोग कहते हैं यंग मास्टर ऐसी बातें बिल्कुल ही मत करिए। उतनी देर में इसके फादर भी वहाँ पे आ चुके रहते हैं और उसके फादर को देख के सभी लोग सर झुकाते हैं। आगे हम देखते हैं कि राकू यहाँ पे आ चुका रहता है अपने स्कूल में और सोचता है कि स्कूल में मैं टॉप करूंगा और सबसे ऊपर पे जाऊंगा, फिर इस गैंग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि ये गैंग जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उतनी ही देर में हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो भागते हुए आ रही होती है, उसे स्कूल के लिए लेट हो गया था और फिर ये जंप जब मारती है तो क्या होता है कि सीधे जाकर अपना घुटना दे देती है इसके मुंह पर। और ये लॉकेट घुमा रहा था तो इसका लॉकेट भी छटक गया रहता है और इस लड़की का नाम चिटोगे रहता है। चिटोगे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना और यही कह के वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो क्लास में आता है तो उसका दोस्त कहता है कि ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया। एक और लड़की रहती है जिसका नाम कोसाकी नाम रहता है, वो कहती है कि यार ये तुम्हें क्या हो गया। तब ये बताता है कि एक लड़की उड़ते हुए आई और फ्लाइंग किक मेरे चेहरे पे मार दी। फिर कोसाकी देख रही होती, कहती तुम्हारा चेहरा ठीक तो है ना, उसने बैंडेज भी लगा दिया रहता है। और बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एकदम, और उसी की याद में एकदम सोच रहा होता है कि वाह कोसाकी कितनी ज़्यादा अच्छी है, बताओ मदद कर दी मेरी। आगे हम देखते हैं कि टीचर कहती है कि आज एक नई स्टूडेंट अमेरिका से हमारे स्कूल में आने वाली है और ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि चिटोगे रहती है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से सभी लोग इसके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। इसकी मॉम जापानीज़ और इसके डैड अमेरिकन थे और बहुत ही मस्त। यहाँ पर अब टीचर का होता है कि चलो अपना सीट चुन लो, कहाँ पे तुम्हें बैठना है। तो वो चुन रही होती सीट कहाँ पर है। उतनी देर में राकू ने उसे पहचान लिया रहता है और कहता है कि तुम तो वही लड़ाकू लड़की हो। सब लोग कहते हैं कि ये क्या। अब इन दोनों के बीच में जब फाइट शुरू हो गई रहती है तो सब सोच रहे होते क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर ये दोनों ऐसी क्या बकवासी बातें कर रहे हैं। जहाँ पे चितोगे और राकू की लड़ाई चल रही होती है और राकू को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चितोगे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राकू उसे बंदरिया कह देता है और कहता है कि तुम एक नंबर की बंदरिया हो, समझी। और इसे सुन के उसे काफ़ी गुस्सा आता है तो देती है उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा। अब टीचर पनिशमेंट के तौर पे दोनों को आमने सामने बैठा देती है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन में रहता है क्योंकि ये कोसाकी के बारे में भी सोच रहा होता है और अचानक से इसे एक चीज़ याद आ जाती है कि अरे मेरा लॉकेट कहाँ पर चला गया, कहाँ पर गया मेरा लॉकेट। इसका इल्ज़ाम वो चिटोगे पे लगाता है, इसकी वजह से मैं लॉकेट खो गया। तो ये उसे शांति में बोल रहा होता है। कोसाकी आती कहती कि क्या हुआ। तब राकू बोलता है कि देखो इसकी वजह से मेरा लॉकेट खो गया और बताओ मुझे मेरा लॉकेट मिल नहीं रहा है, मुझे वो चाहिए, तुम मेरी ढूंढने में मदद करोगी। तब चिटोगे कहती है कि ठीक है चलो तुम्हारे जैसे आदमी की भी मैं मदद कर ही देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करती हूँ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। तब तक टीचर आ जाती है और कहती है कि ओह मैंने तुम दोनों को एक टीम में रखा है, तुम दोनों को एनिमल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो एनिमल्स का ख्याल रखने के लिए दोनों को एक टीम में डाल दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जापानीज़ क्लास होती है तो चिटोगे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है कि क्या ही फालतू सा क्लास है। तो क्लास जैसे ही खत्म होती है वो बिल्कुल नहीं रुकती है, वो उठ के जाने लगती है। लेकिन पीछे से राकू आता है, उसके सर पर मारता है बुक और कहता है कि ये लो नोट्स। लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे नोट्स, समझे। और ऐसे ही गुस्से में उससे बोलती है तो राकू को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई ये मुझसे कैसे बात कर रही है। और फिर जब यहाँ पे ये बैठा हुआ रहता है ग्राउंड में तो इसका दोस्त कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो चिटोगे के साथ में। तब वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं उसके साथ इतना ज़्यादा क्लोज क्यों आऊँगा। वैसे चिटोगे स्कूल में बहुत जल्दी फेमस हो गई थी और सबसे ज़्यादा बैडेस्ट भी वही रहती है। लेकिन ये कह रहा होता है कि अरे नहीं यार उसने मेरा लॉकेट घुमा दिया, अब उसकी वजह से देखो मुझे मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा। मैंने उसे बचपन से संभाल के रखा था, 10 साल पहले मैंने किसी से वादा किया था। वैसे वो लड़की है एक नंबर की बंदरिया। और ये बात चिटोगे सुन लेती है तो वो उसे मारने के लिए यहाँ पे आ जाती है, ड्रम व्रम फेंक के जो भी मिल रहा होता है सबसे मार रही थी। वो तो किसी तरह जान वो बचा लेता है। उसके बाद ये कोसाकी के साथ में रहता है, कहती है कि तुम्हें कुछ नई चोटें आ गई। तब वो कहता है कि हाँ वो उस बंदरिया की वजह से हुई है। फिर वो उससे उसके लॉकेट के बारे में पूछती है कि लॉकेट का क्या हुआ। तब वो कहता है कि लॉकेट मुझे अभी तक नहीं मिला है, वो लॉकेट 10 साल पहले मुझे किसी ने दिया था और हमने वादा किया था एक दूसरे से, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि उसने मुझे
क्या दिया था उस लॉकेट में और हमने क्या वादा किया था, लेकिन मुझे इतना पक्का याद है। और ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शर्मा रही होती, कहती है अच्छा तो तुम लोगों ने वादा किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से लॉकेट को ढूँढने में लग चुका रहता है और फिर चिटोगे भी आ गई रहती है इसकी मदद करने के लिए। लेकिन अब इन लोगों को लॉकेट मिल नहीं रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई रहती है, कह रही होती है कि धत्तेरी की वो लॉकेट मिल ही नहीं रहा होता है, तुम भी एक काम करो तुम छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। और फिर क्या होता है कि अगले दिन भी वो आती है और काफ़ी गुस्से में रहती है क्योंकि क्लासमेट्स पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। आखिर तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ कौन रिलेशनशिप में रहेगा बताओ? लोग मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन रिलेशनशिप में रहेगा यार हट। और फिर जो हमारी कोसाकी रहती है वो भी यहाँ पे आ रही होती है और फिर ये चिढ़ाते हुए से कहती है कि एक लॉकेट ही तो है, एक लॉकेट गुम गया तो क्या? छोटे बच्चों जैसा रो रहे हो कि एक लॉलीपॉप गुम गया तो मुझे वापस से चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद राकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी गुस्से में उससे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, वो मेरे लिए कोई नॉर्मल सी चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं ढूँढना है तो तुम मत ढूँढो। लेकिन ऐसी बातें उस लॉकेट के बारे में बिल्कुल भी मत बोलो। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उस लॉकेट को प्रोटेक्ट करके रखूँगा। चली जाओ यहाँ से, मेरे नज़रों के सामने से दूर हट जाओ। अब ये बात कोसाकी भी सुन लेती है, वहीं पे रहती है। उसके बाद ये ढूँढना अपना शुरू कर देता है, नॉर्मल जैसे ढूँढ रहा होता है। अगले दिन का ये सीन था। कोसाकी आती है और कहती है कि वहाँ पर चिटोगे तुम्हें बुला रही है। तब वो कहता है कि आखिर वो मुझे क्यों बुला रही है? तो ये लोग आगे रहते हैं और फिर जो चिटोगे रहती है, वो दूर से ही एक चीज़ को फेंकती है जो कि सीधे इसके सर में जाके लगती है और हमें दिखाया जाता है कि ये वही इसी का लॉकेट रहता है और देख के एकदम हैरान हो जाता है। तब कोसाकी बता रही होती है कि उस दिन जब तुम चले गए थे तो चिटोगे ने अकेले ढूँढ लिया था उस लॉकेट को। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक लेटर में ये भी लिखा हुआ रहता है कि मैंने तुम्हारी अब मदद कर दी है और तुम मेरा अब पीछा छोड़ दो, समझे? मुझे तुमसे कुछ भी लेना-देना नहीं है और बहुत सारी बातें भी लिखी हुई रहती है, समझ रहे हो? बहुत सारा उल्टा-सीधा बात भी लिखा हुआ रहता है। और अब जो हमारी कोसाकी रहती है, वो उससे पूछती है, "क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद है?" तब ये कहता है कि मैं उस प्रॉमिस को भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना फीलिंग याद है, 10 साल पहले मैंने वादा किया था। पता नहीं किससे किया था, लेकिन मुझे अभी भी याद है। कोसाकी कहता है, "अच्छा छोड़ो, इसे जाने दो। वैसे भी तो वो प्रॉमिस 2 बच्चों के बीच में ही था। अगर तुम भूल भी गए, तो इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है।" राकू कहता है कि हाँ, हाँ, तुम सही कह रही हो और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो जब जा रहा होता है तो कोसाकी के दिल में कुछ अजीब-सी बेचैनी आ रही थी। हमें पता लगता है कि चाबी इसके पास रहती है। इसका मतलब वो छोटी बच्ची यही थी। उसके बाद जब राकू अपने घर आता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हें किसी को डेट करना है। बात ये है कि हमारा जो अपोनेंट टीम है, वो एकदम लड़ाई के मूड में आ चुका है, तो कभी भी सिविल वॉर यहाँ पे जंग छिड़ी जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बेटी को डेट करो क्योंकि तुम दोनों शायद एक ही उम्र के हो और शायद वो तुम्हारे स्कूल में ही है, तो तुम्हें रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। तब उसके डैड कहते हैं इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले से है? तब वो कहता है कि यार नहीं, नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तब उसके डैड कह रहे होते हैं अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हें डेट करना ही पड़ेगा। और जब वो दरवाजे के पास जाता है तो वो उस आवाज़ को पहचान लेता है कि ये आवाज़ किसकी है। असल में ये आवाज़ चिटोगे की रहती है और अब इन तीनों को 3 साल के लिए डेट करना पड़ेगा। हाँ, भले ऐसे ही झूठा डेट करना पड़ेगा, लेकिन समझ रहे हो डायनामिक्स ऐसे रहते हैं कि इन लोगों को डेट करना पड़ेगा वरना 2 गैंग्स के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। राकू और चितोगे एक दूसरे के आमने-सामने में रहते हैं। वो कहता है कि तुम एक गैंगस्टर की बेटी हो, मुझे नहीं पता था। उसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ पे उनके डैड्स कह रहे होते हैं कि बस अब तुम दोनों कपल बनना है। आगे हम देखते हैं कि जो चितागो के फादर का गैंग रहता है वो आ गया रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने चितागो के फादर और उसे किडनैप किया है और यहाँ पे याकुज़ा गैंग भी आ चुकी रहती है। दोनों गैंग्स के बीच में लड़ाई होने वाली रहती है, मगर दोनों के फादर कहते हैं कि अरे नहीं, ये दोनों तो कपल है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें एकदम टर्न हो गई रहती है और दोनों सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों में बात बिल्कुल नहीं बन रही होती है। और यहाँ गैंग सोच रहे होते हैं कि वाह, आखिर मास्टर को गर्लफ्रेंड मिल ही गई और वो लोग सोच रहे होते हैं कि मास्टर को, माय गॉड, बॉयफ्रेंड मिल गया, अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। फिर दोनों सोचते हैं कि हमें पार्टी रखनी चाहिए, दोनों गैंग सोच रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों, अभी क्या होता है कि दोनों तो वापस से लड़ने के हालात में आ जाते हैं और चितोगे और राकू कहता है कि आखिर इस गधी के साथ कौन रहेगा। राकू कहता है कि हाँ, इस बंदरिया के साथ कौन रहेगा। तब वो बंदा आता कहता है कि क्या बोला तुमने, और गोली चला देता है। लेकिन फिर इतनी देर में ये भी मारने की कोशिश करता है मगर रुक चुका रहता है। और फिर दोनों के बीच में ऐसी ही लड़ाई होती है जहाँ पे दोनों गैंग सोच रहे होते हैं कि सचमुच ये लोग कपल हैं या फिर ऐसे ही कपल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, अब क्या करना चाहिए। तब दोनों फैसला करते हैं मिलके की एक्टिंग करेंगे और दोनों इतनी अच्छी डार्लिंग डार्लिंग वाली बातें कर रहे होते हैं कि लग ही नहीं रहा होता है कि दोनों फेक है, दोनों एकदम असली कपल है। बाद में दोनों बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गए। 3 साल के लिए ऐसा एक्टिंग करना पड़ेगा, लेकिन गैंग्स को अभी भी शक हो रहा होता है। तो वो पूछती है आखिर तुम्हारे लिए वो लॉकेट इतना ज़्यादा खास क्यों था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने कभी भी किसी को इतना ज़्यादा पॉसेसिव नहीं देखा है। तब राकू बताता है कि मेरे डैड बचपन में मुझे एक ट्रिप पे लेके गए थे जहाँ पर मुझे एक लड़की मिली थी और मैं उससे दोस्ती कर बैठा था। ना ही मुझे उसका नाम याद है, ना ही मुझे उसका चेहरा याद है, मगर उसने मुझे ये लॉकेट दिया था और हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। मेरे पास लॉकेट है और उसके पास इस लॉकेट की चाबी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे वापस से ज़रूर मिलना चाहता हूँ। चितोगे कहती वैसे तो मुझे लव स्टोरीज पसंद नहीं है, मगर ये जो तुम्हारी वाली स्टोरी है ये मुझे पॉसिबली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है। अब सुबह होता है, जब ये सो के उठता है तब
आ जाते हैं मेंबर्स और कहते हैं कि मास्टर आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, और सब लोग इसे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। जब वो जाता है तो देखता है कि चितोगे आई रहती है। वो कहती है चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि ये लोग कपल्स है ना, एक्टिंग तो करना पड़ेगा घूमने जाने का। अब ये लोग घूम रहे होते हैं और वो लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं एकदम छुप छुप के, दोनों गैंग्स। जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा खुसड़ बुढ़िया जैसा कर रही होती है, तो ये सोचता है कि अगर मैं कोसाकी के साथ आया रहता तो कितना ज़्यादा मज़ा आता यार, हम लोग कितने ज़्यादा मज़े करते, चलो वैसा ही कुछ ट्राई करते हैं। फिर ये लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो दोनों का ओपिनियन अलग अलग रहता है। लास्ट में ये लोग रोमांस मूवी देखने जाते हैं तो चितोगे सो गई रहती है, मगर उसे ऐसा सोता देख वो सोच रहा होता है कि वाह ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। मगर फिर जब वो उठ गई रहती है तो कहता है कि बिल्कुल क्यूट नहीं लग रही है, क्योंकि वो उसे हुक्म दे रही होती है। जब वो गया रहता है सोडा लाने के लिए, तब तक कुछ बंदे यहाँ पे उसे परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ओ हो कहाँ पे तुम हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की, चलो हमारे साथ चलो, मज़ा आ जाएगा। अब उसे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है और इसके गैंग मेंबर्स भी इसे दूर से देख रहे होते हैं कि चलो मार दे। लेकिन उतनी देर में राकू बीच में आता है और कहता है कि इसे जापानीज़ नहीं आती, माफ़ कर दीजिएगा। और वो उसे लेके तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, कहता है कि चलो यहाँ से पकड़ के। यहाँ पे चितोगे को कुछ अलग महसूस होता है, पहली बार किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था, और राकू ने भी पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ रहता है, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। चितोगे उसे कह रही होती है कि मैं चाहती तो उनका मुँह तोड़ सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से देखो अब क्या हुआ है, हम यहाँ भाग के आ गए हैं। लेकिन यहाँ तो ये किसी और ही ख्यालात में खोया हुआ रहता है। मगर जो चितोगे रहती है वो भी सोच रही थी पहली बार लड़के ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो काफ़ी अलग फीलिंग रहती है दोनों के लिए। और फिर वो कहती है कि मैं जा रही हूँ बाथरूम, पीछे पीछे मत आ जाना वहाँ पर भी। राकू कहता है कि मैं क्यों आने वाला हूँ। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ पे बाथरूम में, और ये सोच रहा होता है कि काश कोशाकी यहाँ पे होती है। अचानक से कोशाकी यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, लेकिन तुमने मेरा नाम ले लिया, मैं तुम्हें देखी और आ गई। और फिर दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आखिर किस लिए तुम आई हो। और फिर वो बोलती है मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई थी, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बता नहीं रहा होता है कि वो चितोगे के साथ आया हुआ है, क्योंकि ये इनका एक अलग ही टाइप का रिलेशनशिप रहता है। और यहाँ पे चितोगे उन दोनों को देख रही होती है, जहाँ पर कुछ बंदे बातें भी कर रहे होते हैं कि क्या ये लोग सचमुच रिलेशनशिप में है या फिर नहीं है। और वो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन लोगों को बिल्कुल भी शक ना हो कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर वो डार्लिंग डार्लिंग कह के वहाँ आती है, लेकिन देखती है कि कोसाकी भी वहीं पे रहती है और बात यहाँ बिगड़ गई रहती है। कोसाकी कहती है कि तुमने इसे अभी शायद डार्लिंग कहा, और अब दोनों कन्फ्यूजन में आ चुके रहते हैं। राकू सोचता है क्या मुझे बताना चाहिए कोसाकी के सामने में या नहीं बताना चाहिए, और वो पीछे देख रहा होता है, समझ जाता है कि अब हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए, एक्टिंग करना है, और अगर एक्टिंग नहीं किया तो ये लोग हमें मार देंगे, क्या किया जा सकता है। चितोगे कहती है कि हाँ देखो तुम क्लासमेट है इसलिए तुम शर्मा रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुम एक्टिंग करो ना इसके सामने, क्या दिक्कत है। राकू सोच रहा होता है कि किसी के सामने भी मैं एक्टिंग कर लूँ, लेकिन कोसाकी के सामने क्यों ही। फिर बाद में उसे मानना पड़ता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग दोनों रिलेशनशिप में, ये हमारा सीक्रेट रिलेशनशिप है। उसके बाद चितोगे चली जाती है, कहती है ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ। कोसाकी कहता है उसे अकेले जाने देना ठीक होगा क्या। राकू कहता है कि हाँ हाँ जाने दो, अकेले जाने दो। और फिर बाद में ये सोच रहा होता है कि सचमुच इनका रिलेशनशिप है भी या फिर नहीं है, और यहाँ ये इसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं और कोई भी बात नहीं है। मगर जो कोसाकी रहती है वो तो समझ ही नहीं रही होती है, उसे लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप सही का है, और उसे लग रहा होता है कि ये भाई कितना अच्छा ये लोग का रोमांस जोड़ी है। लेकिन ये कह रहा होता है, कह रहे नहीं यार क्या मुसीबत है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग दोनों के बीच में असलियत में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है, हम दोनों तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। और कोसाकी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहती है। और फिर उसे याद आता है और पूछता है क्या तुम्हें ये लॉकेट याद है, क्या तुमने इस लॉकेट को कहीं देखा है। वो एकदम सहम सी गई रहती है और फिर धीरे से कहती है कि नहीं, ना ही मैंने कभी इस लॉकेट को देखा और ना ही मुझे बचपन में कुछ याद है। तुम क्या बोल रहे हो यार, मैंने तो कभी तुमसे मिली भी नहीं, मैं तो अभी हाई स्कूल में ही तुमसे मिली हुई हूँ। राकू कहता है अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं, और फिर इसके बाद वो चली जाती है। अब राकू जाता है चितोगे को ढूंढने के लिए कि आखिर वो कहाँ पर है। साथ ही साथ वो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए बीन जैम बंस भी लेके गया हुआ रहता है, जो कि काफ़ी टेस्टी रहता है। वो कहती है कि ये क्या तरीका है, ये कहता है मेरा माफ़ी मांगने का तरीका है यार, खा लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती थी। चितोगे को भी थोड़ा लग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए, ज़्यादा इसके ऊपर सख्ती बरसाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अब मस्त से ये खा रही होती है बीन जैम केक्स, मज़ा आ गया होता है खा के। बाद में हमें दिखाया जाता है कि कोसाकी अपने घर आ गई रहती है, स्वीट्स का शॉप रहता है इनका। और फिर कोसाकी आती है अपने कमरे में, वो सीधे जाती है डेस्क पे और फोटो देख रही होती है राकू का, और सोचती है कि मैंने कितनी ज़्यादा गड़बड़ कर दी यार, मैंने सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक कॉमिक पढ़ रही होती है। हमारे राकू को नहीं पता रहता कि वो लड़की कौन है, लेकिन वो लड़की बहुत निराश रहती है क्योंकि उस कॉमिक का एंडिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार था, तो इसलिए वो रो रही होती है। मगर राकू कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, रुको मैं इस काम करता हूँ। वो एक स्केच पेन लेता है और उसकी एंडिंग को बदल के हैप्पी एंडिंग में बदल देता है। वो लड़की उसे अपना नाम बताने वाली रहती है, लेकिन उतनी देर में इसकी नींद खुल चुकी रहती है। अब सोच रहा था कि भाग यार ये सपना ऐसा ही क्यों होता है, मुझे उसका नाम पता चलने वाला था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता चला। ये सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो रहा होता है और अपने काम पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा था। खाना बनाते वक्त भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था
और चिल्लाने लगता है। कोसाकी के बारे में भी ये सोच रहा होता है। ये सारी आवाज़ें सुन के जो उसके गैंग मेंबर्स रहते हैं सब बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये यंग मास्टर को क्या हो गया है, क्या हो रहा है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये जा रहा होता है स्कूल, कोसाकी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उतनी ही देर में वो आ जाती है चिटोगे और कहती है गुड मॉर्निंग डार्लिंग। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि पिछले दिन के डेट के बाद सभी लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था। यहाँ पे राकू कहता है कि अगर तुम्हारा वो 4 आइज वाला बॉडीगार्ड ना रहे ना तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो सकती है। वो कहती है कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे हम पे शक हो चुका है, इसलिए चलो अभी हमें एक्टिंग करते रहनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि किसी को बताना मत। वो कहता है चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो सबको पता लग गया रहता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है, यहाँ पे कोसागी भी रहती है। वो कोसागी से बात करने के लिए आता है, मगर उतनी देर में उसके सारे दोस्त लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर ये लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं और इन लोग को एक्टिंग करनी पड़ रही होती है। यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन उसके दोस्त लोग सुनने कहाँ वाले थे। और वो लोग कह रहे होते कि तुमने इसे राकू को ही क्यों पसंद किया। ये कहता है कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कैसे अभी इसके ऊपर नजर बना के रखी हुई रहती है। और वो जो 4 आइज रहता है कहता है कि मैडम आप मेरा इंतजार करिए, मैं इस छटंकी को एक ही बार में उड़ा दूंगा अगर इसने आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो। अब यहाँ पे ये फंस गया रहता है और ये लोग एक्टिंग करते हैं कि हम लोग कपल थोड़े हैं, हम लोग तो सुपर डुपर लवी डबी कपल हैं। और फिर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग तो हो ही बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल हो। और सब लोग इन्हें वेल विशेष कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है बाहर से, अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। और कोसाकी भी काफी ज्यादा खुश होती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों जा रहे होते हैं और चिटोगे कहती है कि हाई स्कूल तो मेरा बेकार जाने वाला है, अरे रुको मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, तो तुम अपना यहाँ पे काम देख लेना, मुझे यहाँ से अब चलना पड़ेगा। अब ये कोसाकी के बारे में ही सोच रहा होता है। चिटोगे का आवाज तो इसने सुना ही नहीं था। उतनी देर में कोसाकी यहाँ पे आ चुकी रहती है और अब ये एकदम हैरान हो चुका रहता है और सोचता है मुझे अपनी फीलिंग्स इसके साथ कन्फेस कर देनी चाहिए क्या। और फिर वो सोचता है कि नहीं, लेकिन ये पूछे कि आखिर मैं इसे अकेले में ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। तब ये कहता है कि मैं और चिटोगे अच्छे कपल नहीं है, क्यों है ना। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम और वो तो एक नंबर अच्छे कपल है। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है उसने मुझे क्यों चूज किया है। तब वो कहती है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो, तुम बहुत ही ज्यादा केयरिंग हो। और उस दिन तुमने उसे नोट्स भी दिए, तुम बिना किसी के कहे हुए तुम लोगों की मदद करते हो, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, समझे। और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रही है, वो तुम्हारे साथ जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। तुमने नोट्स भी शेयर किए थे, तुम हमारी भी बहुत ज्यादा मदद करते हो। ये सारी उसकी तारीफ कर रही होती है और ये सुन के ये सोच रहा होता है कि नहीं इसके लिए तो वो मुझे पसंद नहीं करती है। बाद में एक लड़का आता है, धक्का मार देता है, तो गलती से एक चीज गिर जाती है बैग में से और ये चाबी रहती है। ये चाबी देखने के बाद राकू सोचने लगता है ये चाबी किसी घर की तो नहीं हो सकती, घर का चाबी ऐसा नहीं रहता है लविंग शेप का। और फिर बहुत दिमाग लड़ाने लगता है। कुसागी को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है। यहाँ पर हमारा राकू से पूछता है कि ये किस चीज की चाबी है, क्योंकि ये घर की चाबी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। लेकिन वो एकदम हैरान हो जाती है और फिर ये बहाना बनाने लगती है कि वो ये और फिर बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लगती है। मतलब ऐसा बिहेवियर इसने आज इतना अजीब बिहेवियर देख के ये भी हैरान हो गया था कि इसे क्या हो गया और वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। ये सोचता है मैं तो इसे मिडिल स्कूल से जानता हूँ। आगे हम देखते हैं कुछ लड़कियां बात करने की कोशिश कर रही होती चिटोगे से, मगर चिटोगे उनसे ढंग से बात ही नहीं कर पा रही होती। पता नहीं इसे क्या हेजिटेशन यहाँ लगी हुई रहती है। बाद में ये जाता है और चिटोगे से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम्हारा 4 आइज वाला वो नहीं गार्ड रहता ना तब भाई मेरा काम हो जाता था। वो बताती है कि उससे छूटना तो मुश्किल है, लेकिन आज उसकी छुट्टी है। और ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा राकू खुश हो जाता है कि क्या आज उसकी छुट्टी है रियली, तब तो आज मेरा काम हो सकता है, आज मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ कौन दिन बिताने वाला है। और अगर तुम चाहो तो किसी क्लोज वन से अपनी बातें भी बता सकती हो, ठीक है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम जिससे चाहो बात कर सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जिसे ये बात बतानी है तुम बता सकते हो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे बाद में। तो अब ये जाता है अपने दोस्त से बात करने के लिए। यहाँ पे वो शू से कह रहा होता है यार मुझे तुमसे बात करनी है चिटोगे के बारे में, लेकिन ये तो भाई इसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि वो काफी परफेक्ट लड़की है, तुम्हारे साथ देखो वो कितना अच्छा व्यवहार करती है, तुम्हारे साथ कभी भी उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है जो तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें चीट करेगी या फिर कुछ भी करेगी। लेकिन अब हमारा राकू ही जानता था कि चिटोगे और इसके बीच में क्या है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है अपने फ्रेंड को, लेकिन उसका फ्रेंड समझ ही नहीं रहा होता। और वो कहता है कि देखो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अलावा उसका कोई और भी है, क्योंकि वो और किसी से बात ही नहीं करती है, ना लड़कियों से बात करती है। लड़कों से बात करना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। और ये सारी बातें अब वो समझ रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे और भी तरीके समझाने लगता है कि देखो हो सकता है कुछ उसके अपने सीक्रेट्स हो, लेकिन तुम्हें उन सीक्रेट्स को ना जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम जबरदस्ती जानोगे तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वो जाता है स्टाफ रूम में कोसाकी से मिलने के लिए, लेकिन टीचर कहती है कोसाकी तो यहाँ पे नहीं है, कोसाकी तो यहाँ से पहले ही चली गई है, आज उसे तो ऐसा काम था ना इसीलिए। और बाद में अब ये सोच रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम है। इतनी ही देर में लड़कियां बात कर रही होती है चिटोगे के बारे में, जहाँ वो लोग कह रही होती है कि उसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या है यार, वो ढंग से बात क्यों नहीं कर सकती है, वो अमीर घर की बाप की बेटी है तो क्या,
वो अपने आप को बड़ी समझती है क्या? अब ये बात सुन के थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है राकू को कि यार ये लोग चिटोगे के बारे में ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। तो वो तुरंत ही भाग के जाता है चिटोगे को ढूंढने के लिए, जहाँ वो देखता है कि ये तो क्लास में बैठी हुई रहती है और ये लिख रही होती है डायरी में कि किस तरीके से ये बाकी लड़कियों से बात कर सकती है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग ये खुद ही रहती है, समझे। और वो चुपचाप पीछे से देख रहा होता है। यहाँ पे चिटोगे ने लिखना कंप्लीट कर लिया रहता है और वो सोच रही थी कि अब बस मुझे जाके उनसे ऐसे ही बात करनी है, मैं उनसे ऐसे ही बात करूंगी, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं रहता है ना। और ये पीछे से आता है और कहता है, तब ये शर्मा जाती है और वो डायरी देख लेता है इस डायरी में। तब वो कहती है कि नहीं, तुम ये बात अगर किसी को बताया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे। और फिर अपने बारे में बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे किससे कैसे बात करना है, सिर्फ तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी से भी कुछ भी बात नहीं किया है। तुम्हें पता ही है मेरा बॉडीगार्ड कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मुझे लेके, और कोई भी मेरे सामने में रहता है तो वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल, तुम समझ रहे हो ना, मैं किसी से ही बात करूंगी तो वो उसकी पूरी जानकारी रखेगा, तो मेरे लिए बात करना मुश्किल है। तब राकू कहता है कि सिर्फ तुम ही गैंगस्टर फैमिली से नहीं हो, मैं भी फैमिली से आता हूँ और तुम्हें पता नहीं है मैंने भी इसके चलते काफ़ी बार स्कूल चेंज किए हैं, क्योंकि लोग मुझे बहुत ही अजीब अजीब समझते थे क्योंकि मैं गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी भी स्टोरी तुम्हारी ही जैसे बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है। और ये सुनने के बाद तो चिटोगे समझ जाती है कि हाँ, हम दोनों की कहानी बिल्कुल एक ही है। लेकिन ये कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने सिर्फ कुछ दोस्त बनाए हैं और वो दोस्त अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम चाहो तो मुझे नोटबुक दिखा सकती हो या फिर मेरी नोटबुक भी तुम देख सकती हो अगर तुम चाहो तो। लेकिन फिर अब ये लोग बात में झगड़ा करने लगते हैं अपने ही में लेके, अच्छा झगड़ा कर रहे होते हैं और कोसागी सुन रही होती है इनकी बातों को। कोसागी को यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। हम देखते हैं कि ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं जहाँ पर चिटोगे के कुछ दोस्त आ गए रहते हैं, मतलब कुछ लड़कियां रहती है, वो उससे हाय हेलो कहती है, तो मतलब दोस्ती हो गई रहती है। और राकू को देख के काफी अच्छा लग रहा होता है कि चलो कम से कम इसके कुछ फ्रेंड्स तो बन गए हैं, ये खुश है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि चिटोगे पहले बहुत उदास रहती थी और उसने नोट्स में लिखा भी तो था कि वो लड़कियों से कैसे बात करेगी। अब ये काफी खुश रहती है कि चलो मेरा हाई स्कूल तो काफी अच्छा जाने वाला है, बस एक बार इस बुद्धू से ब्रेकअप हो जाए तब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और काफी अच्छा भी रहेगा। वो उसे ऑर्डर भी दे रही होती है। अब राकू को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी नहीं सहने वाला था इतनी देर में, वो उसे बंदरिया बोल देता है और दोनों के बीच में एकदम घमासान लड़ाई हो जाती है। वो साकी दूर से ही इन्हें देख रही होती है और कहती है कि ये दोनों कितने ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अब रूरी कहती है कि तुम्हें क्रश है ना, तुम पसंद करती हो ना राकू को। तब वो बहाना बनाने लगती, कहती है यार नहीं नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों उसकी गर्लफ्रेंड बनना है, उसके पास तो पहले से है। लेकिन फिर रूरी कहती है कि नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है और तुम किसी को पसंद करते हो तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, मैं तुम दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करती हूँ। सो वो जाती है और सीधे कहती है उससे कि चलो तुम्हारे घर पे सेल्फ स्टडी किया जाएगा, ग्रुप स्टडी मेरा मतलब। और ये सोच रहा होता है कि आज मेरे घर पे इसने ग्रुप स्टडी क्यों रखी है, क्योंकि रूरी तो कभी मुझसे ऐसे ढंग से बात ही नहीं करती और आज इसने सेल्फ स्टडी रख दी, ऊपर से इसने कोसाकी को भी बुलाया है, बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। और आगे जब ये चल रहा होता है देखता है कि चिटोगे बहुत ही अजीब हरकतें कर रही होती है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रही होती है जैसे कि भाई वो कहाँ पे आ गई हो। और वो देखता है कोसाकी को, वो भी शर्मा रही होती है, इसे कुछ समझ नहीं आता है। तो चिटोगे यहाँ पे अजीब हरकत करने लगती है, तो वो पूछता है क्या हुआ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं पहली बार किसी के साथ ऐसे ग्रुप स्टडी में आई हूँ। वो कहता है अच्छा तो ये बात है। अब जब वो लोग कमरे में जाते हैं तो शू कहता है कि वाह ये कमरा बिल्कुल पहले जैसा ही है। चिटोगे कहता है क्या बास मार रहा है भाई ये कमरा। कोसागी सोच रही होती है कि इस कमरे में राकू की सुगंध है और वो काफी ज्यादा स्मेल कर रही होती है, खुश हो जाती है। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो मुंह फेर लेती है। फिर जब चाय आता है तो वो पकड़ता है और फिर ये भी चाय को पकड़ती है, दोनों का हाथ टच हो जाता है और चाय तो गया भाई खराब। अब ये सोच रहा होता है, बहुत कुछ ये सोच रहा होता है कोसाकी के बारे में कि आखिर क्या बात है। और फिर जब कोसाकी को एक प्रॉब्लम होती है तब रूरी कहती है कि जाके तुम पूछ क्यों नहीं लेती हो राकू से। वो कहती है कि मैं कैसे। फिर वो जाती है राकू से पूछने के लिए, मगर ये तो अलग ही नशे में रहता है भाई, इसका तो अलग ही हो गया रहता है। ये देख सकते हैं ये अलग ही स्मेल सूंघ रहा होता है। उतनी देर में चिटोई कहती है रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वो कहता है तुम अपना काम करो ना। वो कहती है कि नहीं मैंने तो अपना काम कर लिया है। उसने पूरे तीनों पेपर बना लिए रहते हैं और वो सोच रहा होता है कि कौन सोचा था कि ये गधी इतनी ज्यादा तेज होगी। उसके बाद वो हटा देती है राकू को और कहती है रूरी से कि रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और फिर वो पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तब कोसाकी कहती है मैं सोच रही थी कैसा लगेगा अगर तुम किसी के मतलब हो तो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तब वो कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे ये फीलिंग महसूस करनी है। तब ये कहती है कि हाँ एक बॉयफ्रेंड होना अच्छी बात है, मैंने भी आज तक ये फीलिंग महसूस नहीं की। और फिर ये समझ गई रहती है कि ये क्या मैंने क्या उल्टा बोल दिया है। तब ये तुरंत ही आ जाती है और वो कह रहा होता है कि डार्लिंग तुम ये क्या बात कर रही हो। चिटोवे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। और फिर ये पूछ देता है क्या तुम लोगों ने अभी तक वो सब किया है। तब ये लोग काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब शू कहता है कि मेरा मतलब वही है तुम लोग जो समझ रहे हो। दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद वो शू को लेकर चला जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि हम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे। शू कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता है कि तुम दोनों बस एक्टिंग कर रहे हो और तुम दोनों असली में कपल बिल्कुल भी नहीं हो। तो तुम्हें ये बात पहले से पता है। हाँ क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा अजीब एक्टिंग की है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हें कोसाकी या बाकी लोगों को बताया इसके बारे में। तब वो कहता है कि नहीं मैंने कोसाकी या किसी को भी नहीं बताया, तुम्हें इसके बारे में सबसे पहले पता। और एक तुम काम करो तुम जाकर कोसाकी को बता देना ठीक है, यहाँ मत बताना। गैंग मेंबर्स को शक होता है कि कहीं मास्टर और
मास्टरनी हमारे एक्टिंग तो नहीं ना कर रहे। तो अब इन दोनों को भेज दिया गया रहता है स्टोर रूम में जाने के लिए, और वो स्टोर रूम में नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पे वो चिटोगे से कहता है अंदर आने के लिए, मगर चिटोगे कह रही होती कि नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, मैं नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि इसे अंधेरे से डर लगता है। और राकू बुला रहा होता है, लेकिन फिर पीछे से गैंग मेंबर्स ढकेल देते हैं और कहते हैं यंग मास्टर अपना काम कर लीजिएगा। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। राकू कहता है कि तुम लोग बहुत ही भद्दा मजाक कर रहे हो यार, मुझे बाहर निकालो। चिंता मत करो, वो लोग जल्दी दरवाजा खोल देंगे, मेरे साथ मजाक करते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर वो देखता है तो चिटोगे तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है। वो उसे एकदम पकड़ लेती है और कहती है पीछे मुड़े तो मार के मुंह तोड़ दूंगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है और वो नहीं चाहती थी कि राकू उसका ये वाला चेहरा देखे। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सच्ची में कोई लड़की हो राकू के हिसाब से, क्योंकि वो इसे लड़की नहीं एक शैतान समझता था। और सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसका स्मेल, इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और वो तो वहाँ गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि रुको, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे यहीं पे रहना है, प्लीज़ तुम यहीं पे मेरे साथ में रहो। और फिर दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज में रहते हैं। तो यहाँ जो हमारा चिटोगे रहता है वो तो भाई अलग डरा हुआ रहता है, लेकिन जो राकू रहता है कहता है वहाँ बगल में सीढ़ी है, हम लोग चाहे तो उस सीढ़ी से जा सकते हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा अकेले मत छोड़ो, मुझे अकेले बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो वो कह रहा होता है तब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इसे सहानुभूति दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक लड़की रहती है। और वो कहती है कोई भी टॉपिक बाहर निकाल दो प्लीज़, मेरा डर बाहर निकाल दो। तो राकू जो रहता है कुछ भी करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई भी टॉपिक चेंज कर रहा होता है, इसके सामने में ला रहा होता है ताकि उसे बिल्कुल भी डर ना लगे। और होता बिल्कुल वैसा ही है। धीरे धीरे करके चिटोगे का डर खत्म हो चुका रहता है और वो कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और फिर ये बात करता है कोसाकी के बारे में। तब कोसाकी के बारे में बात करता है तो उसका डर पूरी तरीके से निकल जाता है। और फिर वो कहती है कि हाँ वो भी बहुत अच्छी लड़की है। बाद में हमें दिखाया जाता है जैसे वो खड़ी होती है अचानक से इसका पैर फिसल जाता है और दोनों एकदम मूवमेंट में आ चुके रहते हैं। दोनों मूवमेंट में आगे रहते हैं, एकदम दोनों में किस होने ही वाला रहता है, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन उतनी ही देर में जो हमारा फोर आइज रहता है वो आ जाता है और देख के काफी गुस्सा कर रहा होता है कि ये क्या कर रहे हो तुम हमारी मास्टर के साथ। और फिर यहाँ पे कोसाकी भी आ जाती है। ये पोस्ट देख के वो शर्मा जाती है और भाग जाती है रूरी को लेकर, और ये कह रहा होता है कि नहीं मत जाओ यार मुझे छोड़ के। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत गुस्से में रहती है और रात में इसने अपने डायरी में लिखा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा बुरा भला राकू के बारे में, लेकिन पूरा बुरा भला नहीं लिखा हुआ रहता है, कुछ अच्छी बातें भी रहती है। समझे, इसका मतलब ये भी धीरे धीरे पसंद करती है उसे। तो हमें यहाँ पे राकू को दिखाया जाता है और राकू पिछले दिनों की बातों को ही सोच रहा होता है कि यार पिछले दिन वो सब क्या हो गया, या मुझे वो सब करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। इतनी ही देर में वो बात सुनता है कि वहाँ पे कोसाकी रहती है और ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो 10 साल पहले उस लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यूरी कहती है क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में याद है या फिर उस प्रॉमिस के बारे में कुछ भी याद है। राकू यहाँ पे सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है क्या प्रॉमिस और वो सारी बातें। तो उसे लग रहा होता है कि कहीं कोसाकी ही तो वो लड़की नहीं ना है जिससे वो 10 साल पहले मिला था। लेकिन यहाँ पे जो कोसाकी रहती है वो कुछ भी कहने से इनकार कर रही होती है और एकदम चुप रह जाती है, मतलब यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रही होती। और राकू एकदम सुनने के लिए बेताब हो जाता है और उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहती मुझे कुछ भी याद नहीं है, और ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहा होता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे स्विमिंग होने वाला था और ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा कोसागी को स्विमिंग करने के लिए। तो चिटोगे और खास करके राकू को इंस्ट्रक्टर बनाया गया रहता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन कोसाकी को देखने के बाद उसका मन एकदम बदल सा गया रहता है और सोचता है कि मुझे ही तो यहाँ पे होना चाहिए था भाई, और कोई यहाँ पे क्यों होगा। तब वो उसके सर पे एक डंडा मारती है चिटोगे और कहती है कि तुम मेरी तरफ देखो। और कोसाकी को भी थोड़ी सी शर्म आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि इतनी ही देर में जो शू रहता है वो भी आ जाता है, कहता है कि वो तुम लोग को ट्रेनिंग चाहिए, रुको मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दे देता हूँ। और वैसे ये भद्दी लड़की कौन है, वो रूरी को कहता है तो वो उससे धक्का मार देती है पानी में। उसके आगे हम दिखाते हैं कि कोसागी को ये दोनों ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जहाँ पर चिटोगे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन वो थोड़ी सी नर्वस लग रही होती है। कोसागी ने कभी स्विमिंग नहीं की रहती है और यहाँ पर इसने अलग ही स्विम सूट पहन के आया हुआ रहता है। तो राकू और बाकी सब लोग देख के इसे बहुत ज़्यादा ध्यान भटक रहा होता है, क्योंकि बहुत ही मस्त लग रही होती है देखने में। उतनी ही देर में क्या होता है कि फिर से आ जाता है शू, कहता है कि ये सनस्क्रीन आपके लिए कहिए तो आपके पीठ पे लगा देता हूँ। उतनी देर में रूरी फिर आती है और देती है एक जोरदार लात, कहती है कि दूर हट जाओ, और ये दूर जाके गिरता है। वो कहती है मैं इसे संभाल लूंगी, तुम लोग अपना काम करो। तो इसके बाद ये कोसागी को दिखा रही होती है कि किस तरीके से देखो स्विमिंग की जाती है। तो चिटोगे तो स्विमिंग करने में बहुत ही अच्छी रहती है और ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल का स्विमिंग हो चुका रहता है। तो राकू कहता है कि तुम्हें ये वाला नहीं, तुम्हें कुछ बेसिक से शुरू करना चाहिए, तुम्हें बहुत ही बेसिक और आराम से, क्योंकि ये तो एडवांस लेवल वाला कर रही है। चिटोगे नाराज हो जाती है और बाद में ये इसका हाथ पकड़ के सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर आपको पता है ना ये कोसागी को एक तरीके से पसंद करता था, तो ये कहाँ पकड़ के सिखा पा रहा होता है, ये तो कुछ और ही पकड़ने का सोच रहा होता है और बार बार नोज ब्लीड हो जा रहा होता है बंदे का, बहुत ही खतरनाक तरीके से। यहाँ पे कोसागी कहती है कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके वो सीख रही होती है, कहती रुको मैं अभी अभी बाथरूम से आती हूँ जाके। उतनी देर में उसकी नज़र एक चाबी पे पड़ती है और वो सोचता है कि ये तो किसी अलग चीज़ की चाबी लग रही है, कहीं ये वही कोसागी की चाबी तो नहीं है, या फिर ये गर्ल्स लॉकर रूम की चाबी है, मुझे इसे खोल के देखना चाहिए अपने ताले में। तो ये
ताले में घुसाता है मगर ये उसकी चाबी नहीं रहती है। इतनी देर में क्या होता है, लड़की आती है और इसे पकड़ लेती है, कहती है ये तो गर्ल्स लॉकर रूम की चाबी है। और यहाँ जो कोसाकी रहती है वो कहती है कि नहीं नहीं, राकू ऐसा नहीं कर सकता, उससे कुछ गलत हो गया होगा, गलती से हो गया होगा। लेकिन चिटोगे और रूरी तो विश्वास ही नहीं कर रहे होते, ये दोनों तो इसे मिलकर बहुत ही कूट डालते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से बांध दिया गया रहता है। और कोसागी जब उसकी तरफदारी करती है तब जाके वो लोग इसे छोड़ते हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर कोसागी को स्विमिंग रेस के लिए हिस्सा लेना था और यहाँ पे चिटोगे आई रहती है नया स्विम सूट पहन के। वो कहता है तुमने स्विम सूट चेंज कर लिया? वो कहती है क्यों, तुम अपनी लेडी को स्विम सूट में देखना चाहते हो क्या? कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारा बंदरिया ऐसा मुंह नहीं रहता ना तब देखने में ज़्यादा अच्छा भी लगता। अब इस बात से चिटोगे गुस्सा आता है, देती है उसके सर पे और मुंह पे एक जोरदार तमाचा। और फिर अब यहाँ पे आज रेस होने वाली रहती है मगर कोसागी ने तो स्विमिंग सीखी ही नहीं रहती है और कोसागी को आज यहाँ पे स्विमिंग भी करना रहता है। तो ये दोनों बीच में ही फ्लर्ट कर रहे होते हैं और चिटोगे के सामने ऐसा भाई फ्लर्ट कर रहा है, बताओ। और जो इसका बॉडीगार्ड था वो भी दूर से देख रहा होता है। तो यहाँ पे चिटोगे से रहा नहीं जाता और दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। रूरी सोच रही होती है पता नहीं इनका क्या है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। रूरी को इन दोनों के ऊपर पूरा शक रहता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये दोनों पक्का बहुत एक्टिंग कर रही है या फिर बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पे रेस शुरू हो गई रहती है तो कोसाकी अभी भी हेल्प से ही कर रही होती है, मतलब पूरी तरीके से तो वो दौड़ नहीं ना सकती थी। तो यहाँ पर वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रही होती है और रूरी कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से कह दिया था उसे स्विमिंग सिखाने के लिए, लेकिन वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाई। उतनी देर में जो चिटोगे रहती है वो यहाँ पे डूबने लगती है, हाथ पैर में उसके क्रैम्प्स आ जाते हैं। बिना सोचे समझे जो राकू रहता है वो यहाँ पे कूद जाता है उसे बचाने के लिए। और इतना गहरा भी नहीं रहता है भाई, इतना जितना गहरा दिखाया जा रहा है, ये तो छोटा सा स्विमिंग पूल है। फिर उसे बाहर निकाल लेता है और फिर शू कहता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही, वो झूठ मूठ का कह देता है, कहता है कि सीपीआर देना पड़ेगा। अब बॉयफ्रेंड के अलावा भाई सीपीआर किसी की गर्लफ्रेंड को कोई और थोड़े दे सकता है। तो यहाँ पे अब वो सोच रहा होता है कि यार सबके सामने मैं सीपीआर दे सकता हूँ मगर कोसाकी के सामने मैं किसी और लड़की को किस करूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे सोच रहा होता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो चला जाता है उसे चूमने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो उतनी देर में उठ जाती है और फिर उठने के बाद तो भाई बहुत भयंकर पिटाई हो जाती है बंदे की। और फिर बाद में ये दोनों ड्रेसिंग रूम में रहते हैं जहाँ पे रूरी और कोसागी की बात चल रही होती है, जहाँ पे रूरी कहती है क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में याद नहीं है? वैसे मैं तुम्हें बताऊं, वो जो बिना उसने हेजिटेट की है वो कूद गया था राकू, यार तुमने देखा क्या? तब कोसाई कहती है कि हाँ मैंने देखा, उसने बिना हेजिटेट किए ही वो कूद गया था। अगर तुम उससे कन्फेस करना चाहो तो तुम्हें कन्फेस करना चाहिए, अगर तुम उससे कन्फेस नहीं करोगी तो कोई और उसे लेके चला जाएगा। और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी कोसाकी थोड़ा सा शर्मा रही होती, कह रही होती कि नहीं पता नहीं, सही वक्त आने दो उसके बाद मैं उसे अच्छी तरीके से कन्फेस कर दूंगी। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, ये कह रहा होता है कि भाई चिटोगे तो एक नंबर मस्त लग रही थी, उसके बैलून भी इतने ज्यादा मस्त है मैं क्या ही बोलूँ। अब इतनी देर में जो चिटोगे रहती है वो सुन लेती है, वो कहता है एक नंबर बॉम्ब लग रही है। तो अब ये लोग अधमरी हालत में यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं क्योंकि चिटोगे ने इनका ये हाल किया हुआ रहता है ना। और भाई यही पे बात रहती है। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग चिटोगे खाना देखती है और कहती है तुम बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो क्या, आखिर तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तो वो एकदम हैरान में पड़ जाती है और सोचती है कि अरे नहीं नहीं, इतना भी अच्छा खाना नहीं है, हम लोग तो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन उसने खाना बहुत ही अच्छा लेके आया हुआ रहता है। तो ये लोग पूछते हैं क्या तुम राकू से माफी नहीं मांगोगी या फिर उसे कुछ गिफ्ट नहीं दोगी? तब ये कहती मैं उसे क्यों गिफ्ट दूं, उस बंदर को कौन गिफ्ट देने वाला है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, हाँ एक नंबर का फालतू इंसान है। तो वो लोग इसे देखते कहते हैरानी से अरे यार उसने तुम्हें डूबने से बचाया था क्या, तुम भूल गई? चिटोए कहती कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उसने मुझे डूबने से बचाया या फिर क्या किया। तब रूरी उसे बताने लगती है कि जब तुम डूब रही थी तब चिटोगे ने बिना सोचे समझे छलांग मार दी और उसी ने तुम्हें बचाया। इतनी देर से चिटोगे गलत समझ रही थी हमारे रूरी के बारे में, लेकिन बताओ अब यहाँ पे जो राकू की सच्चाई आ गई है तब ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और कोसाकी भी कह रही होती है कि तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, यार उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें उसे सामने से जाके थैंक यू तो जरूरी कहना चाहिए। अब चिटोगे सोच रही थी कि भाई उस बंदर को मैं सामने से थैंक यू बोलूं, इतने बुरे दिन आ गए मेरे चिटोगे के, गैंगस्टर की बेटी के इतने बुरे दिन कैसे आ सकते हैं? खैर छोड़ो, जाके बोलना ही पड़ेगा। तब वो चली जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है कल के बारे में। वो कहता है अरे कौन से कल के बारे में? कल के बारे में मतलब कल क्या, सीधे सीधे बोलो कौन सा कल के बारे में? वो कहती है कि अरे कल के बारे में कहे कहीं के। राकू कहता है अच्छा कल के बारे में, अरे हाँ 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 मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात करने आई हो, तुम चिकन बहुत ज्यादा खाती हो ना, मुझे ये बात शू ने बताई थी, तुम्हें इतना ज्यादा चिकन नहीं खाना चाहिए, तुम्हें अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इतना ज्यादा चिकन खाना तुम्हारे पेट के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए तुम थोड़ा कम चिकन खाओ। अब ये सुन के गुस्सा आता है तो दे देती है उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा। दूसरी बार फिर से आती है कन्फेस करने के लिए और कहती है कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है। राकू कहता है कि यार क्या बात करनी है? तब वो कहती है कि आखिर तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, क्यों खाने में जहर मिला के देना है क्या मुझे? तो इस बात को सुन के वो और गुस्सा हो जाती है और याद कर रही होती कि कोसागी और उसके साथियों ने कहा था कि उसका फेवरेट खाना पूछो फिर उसे बना के देना, लेकिन ये बीन जैम बन लेके आई रहती है जो कि उसे पसंद नहीं था, फिर ढूंढ देती है। बाद में तीसरी बार और फाइनल बार वो आती है और कहती है कि इस बार मैं कन्फेस करना चाहती हूँ,
मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अब ये भी खुश हो जाता है। तब ये पूछ रहा होता है कि क्या वो कल तुम्हारा पहली बार था। असल में जो राकू रहता है वो किसके बारे में पूछ रहा होता है कि क्या वो पहली बार था। और चिटोगे सोच रही होती है कि हाँ, किसी ने मुझे डूबने से पहली बार बचाया था। तो कह रही होती कि हाँ, ये पहली बार था और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। राकू कह रहा होता है मगर उतने सारे लोगों के सामने करने में मुझे काफ़ी शर्म आ गई। चिटोगे कहता है कि अरे यार, इसमें शर्माने की क्या बात है, उतने सारे लोग देख रहे थे, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। राकू कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या, इतने सारे लोगों के बीच में करना तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? बताओ, मैं तुम्हें उतने सारे लोगों के बीच में किस कर देता तो कैसा लगता। अब ये सुन के चिटोगे का एकदम माथा गर्म हो जाता है। कह रही होती कि क्या ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ये बोल रही हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन ये यहाँ किसके बारे में बात कर रहा था। फिर एक पंच देती है और बाद में कह रही होती कि वो एक नंबर का गधा है भाई, उससे उससे कुछ भी बात नहीं बनने वाली, मैं दिमाग खराब हो रहा है। और इतनी देर में उसे याद आता है कि राकू ने इससे कहा था कि अगर तुम्हें कोई दोस्त अच्छा लगता है तो तुम उससे जाकर अपने दिल की बात बता सकती हो। यही बात वो याद कर रही होती तो वो सोचती है कि रूरी और कोसागी को वो अपने दिल की बात जरूर बताएगी। उसके बाद वो उन लोगों को अपने दिल की बात बताने लगती है कि कैसे इनका जो रिलेशनशिप है वो फेक है और ये सब नकली बलबूते पे बस फैमिली के लिए ऐसे ही किया जा रहा है। तब रूरी पूछती कि अगर मान लो कोई पसंद करता हो राकू को तो तुम क्या करोगी। चिटोए कहती कि मैं उसे गिफ्ट रैप करके उसके सामने रख के आ जाऊंगी भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि अगर कोई उस गधे को पसंद करता हो तो मेरा तो पीछा छूटेगा। ठीक है, मुझे अभी काम है तो मैं अब चलती हूँ यहाँ से। वो तो चली जाती है। अब रूरी कह रही होती है कोसाकी से कि देखा, तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस जाके कन्फेस कर देना है। क्योंकि जो चिटोगे है उसने कहा कि वो खुद गिफ्ट रैप करके आएगी तुम्हें राकू के पास में, बस तुम्हें कन्फेस कर देना है। क्या कहती है इसके बारे में। तो ये तो खुद ही डर रही होती कि मैं कैसे कन्फेस करूंगी। मतलब लड़की इतनी ज़्यादा बढ़िया रहती है और इतनी ज़्यादा भोली रहती है कि बेचारी कन्फेस करने में शर्मा रही होती है, मगर जो रूरी रहती है भाई इसे पूरा कॉन्फिडेंस दे रही होती है। बाद में हमें राकू को दिखाया जाता है जो सोच रहा था आज तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया भाई, दोपहर का खाना ज़्यादा हो गया। और फिर वही उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है जिससे बचपन में इसने वादा किया था। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है, अचानक से ये टकरा जाता है, इसका चेन टूट के गिर जाता है वहीं पे, ये देखता भी नहीं है। उतनी देर में ये चला जाता है चिटोगे के पास में, जहाँ पर चिटोगो को वो कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिटोगे कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुमने मेरी उस दिन जान क्यों बचाई थी। राकू कहता है कि तुम एक नंबर की पागल लड़की हो क्या, कोई किसी को पसंद करे या फिर किसी को ना पसंद करे, अगर किसी की जान खतरे में है तो राकू खड़ा होकर बिल्कुल भी नहीं देख सकता है, वो छलांग मार देगा उसे बचाने के लिए, भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब ये सारी डैशिंग बातें सुन के तो चिटोगे का दिल आ जाता है हमारे राकू के ऊपर और फिर वो इंग्लिश में कुछ बोलती है और इस गधे को समझ नहीं आता। वैसे ये इंग्लिश में उसे शुक्रिया कह रही होती है और इसे समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रही है क्योंकि ये थोड़ा गधा रहता है। और फिर वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, कहती है बेवकूफ़ कहीं के, और एक और बार मार के वहाँ से उसे चली जाती है। फिर जब वो बाद में जाती है तो देखती है कि ये क्या, इस गधे का तो यहाँ पे लॉकेट गिरा हुआ है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रूरी को जो कह रही होती है कि तुम्हारे पास बढ़िया मौका है, तुम जाके उसे प्रपोज कर सकती हो। और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है हमारी कोसाकी। अब इतनी ही देर में क्या होता है कि चलने की आवाज़ आती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा राकू जो रहता है वो क्लास के डोर के सामने रहता है। अब इतनी देर में जो रूरी रहती है वो वहाँ से भाग गई रहती है। कोसाकी को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना था और राकू सोच रहा था कि यार ये मुझे देख के क्यों भाग गई, इतने ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग बंदे को, और रूरी तो पीछे भाग गई रहती है। सो कोसाकी यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकल ही नहीं रही होती। वो कहता है तुम्हें बुखार है क्या, रुको तुम्हारा माथा तो बहुत गर्म है, रुको मुझे डॉक्टर को कॉल लगाने दो। लेकिन वो रोक लेती है और कहती है कि रुको रुको मुझे तुमसे एक बात कहनी है, और दोनों में बहुत ज़्यादा शर्म वाला सीन हो जाता है। वो कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी, वो ये है कि आई इतनी देर में एक बॉल आता है और खिड़की तोड़ देता है। दोनों बहुत डर जाते हैं और ये कहता है कौन है गधा कहीं का, तुम्हें चोट तो नहीं ना लगी कोसाकी, रुको मैं टीचर को जाके बुला के लेके आता हूँ। लेकिन रुको तुम क्या कहने वाली थी। कोसाकी कहती कि नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहने वाली थी, तुम जाओ टीचर को बुला के लेके आओ। और ये सोच रही होती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार मिस हो गया तो क्या। और ये सोच रहा होता है कि कहीं वो मुझसे कन्फेस तो नहीं ना करने वाली थी, लेकिन रुको मेरे जैसे गधे को वो क्यों डेट करेगी, आखिर वो मुझे क्यों हाँ कहने वाली है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। उसके आगे हम देखते हैं कि जब ये दोनों जा रहे होते हैं रूरी और कोसाकी, तब रूरी कहती मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रही थी। कोसाकी कहती कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। रूरी कहती है लेकिन तुमने एक बहुत ही अच्छा मौका खो दिया, तुम चाहो तो अभी भी उसे कन्फेस कर सकती हो। कोसाकी कहती है कि रुको अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार मैं उसे ज़रूर कन्फेस कर दूंगी क्योंकि मेरे पास अगली बार मौका रहेगा। लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है यार, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही होती है रात में कि यार ये कीचेन मतलब किसने दी होगी उसे और वो किसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है। ओहो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये कीचेन जाके उसे दे देनी चाहिए, मुझे उस लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए वो जो भी है। चलो
चलती हूँ और चल कर दे देती हूँ। तो वो जाती है उसके घर में राकू को देने के लिए। राकू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी कीचेन को दिया ही नहीं, सिर्फ इसे जोड़ भी दिया। वाह, तो यहाँ पे इसकी कीचेन को उसने पूरी तरीके से जोड़ भी दिया रहता है, लेकिन थैंक यू बोलने से पहले ही वो चली गई थी। आगे हमें दिखाया जाता है हमारे फोर आइस को, जो यहाँ पे किसी को राकू की तस्वीर देता है और कहता है कि हमारे मैडम के पीछे ये बंदर सब पड़ा हुआ है बंदा। तो एक काम करो, इस बंदर को उड़ा दो तुम उनकी जिंदगी से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बंदर उनकी जिंदगी में ना रहे। मैंने अपनी मैडम को नाजों से पाला है और ये बंदर आके उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। मैं चाहता हूँ तुम इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। वो कहता है कि जी मास्टर। आप सब स्कूल में बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि स्कूल में एक नया स्टूडेंट कोई आने वाला रहता है, लेकिन लड़के निराश रहते हैं और लड़कियां काफ़ी खुश रहती है। कौन ये हैंडसम लड़का, और इसका नाम सुगुमी रहता है। तो सुगुमी यहाँ पर सभी लड़कियों का दिल जीत लेता है, लेकिन लड़के तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहते हैं। वो सीधे जाता है राकू के पास में, लेकिन फिर उसकी नज़र चिटोगे पर पड़ता है और कहता है कि ओह मैडम, हम लोग कितने दिन के बाद मिल रहे हो। वो तो गले लगा लेता है। चिटोगे कहती है अरे दूर हटो, यहाँ पे सबके सामने ऐसे करनी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बाद में हमें दिखाया जाता है वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अंकल ने मुझे यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए भेजा हुआ है। मैंने सुना है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है, क्या मैं आपको उस बॉयफ्रेंड से मिल सकता हूँ? मुझे उससे मिलना है। तब चिटोए कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो वो बुला लेती है और फिर राकू से मिलता है वो। तो राकू कहता है कि तुम तो बहुत ही रिलायबल हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे। हाँ, और तुम तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम परफेक्ट हो मेरी मैडम के बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तब और वो अपने बारे में बताने लगता है और ये कहता है ये बंदरिया। तब वो उसका गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बस मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। उसके बाद सुगमी कहता है ठीक है, और फिर वो खाना भी खिला रहा होता है। कहता है कि आप भूल गई क्या किस तरीके से हम लोग साथ में नहाते थे, ये लीजिए असम की चाय पीजिए। वो कहती है कि ये सब बचकानी हरकतें बंद करो और अभी मैं बाथरूम में जा रही हूँ, और बाथरूम में पीछे पीछे आने की कोशिश मत करना। उसके बाद वो राकू से कहता है क्या तुम मेरे साथ 1 सेकंड के लिए ऊपर चल सकते हो? तो वो उसके साथ छत पे आया रहता है, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम मेरी मैडम को कितना पसंद करते हो, क्या कर सकते हो उनके लिए? तो वो जोश जोश में बोल सकता है कि तुम्हारी मैडम के लिए यार कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत पसंद कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। तुम कहो तो अभी यहाँ पे छत से कूद जाऊंगा, जैसा बोलोगे वैसा कर जाऊंगा। तो सुगमी कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम जान भी दे सकते हो मैडम के लिए, तो जान क्यों नहीं दे देते हो? वो तुरंत ही आता है, इसे पकड़ता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही डिफेंसलेस हो। मुझे लगता है कि तुमने मैडम को काले जादू में फंसाया है। वो तुम्हें ऐसे पसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर मैडम ऐसा कैसे कर सकती है? ओहो, मैं उनका पहला प्यार हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं हो, समझे? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। आखिर मैडम कैसे कर सकती है? और यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। राकू सोच रहा होता है कि मैं ना नहीं बोल सकता, अगर गैंग मेंबर्स को पता लगा तो वॉर छिड़ जाएगी। इसलिए वो कहता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और तुम मेरी साइड से उसे नहीं छीन सकते हो। चिटोगे दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है और सब चीज़ सुन रही होती है। जहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन वो बीच में आके कहती है कि रुक जाओ, ऐसे लड़ते क्यों हो? लेकिन सुगमी कह रहा होता है कि आपका बॉयफ्रेंड है ना, तो इसे साबित करना पड़ेगा माई लेडी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर बना ताकि आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। जो भी हमारे बीच में आएगा वो कुचला जाएगा, कोई भी मेरे से आपको छीन नहीं सकता है। और मैं इसे चैलेंज करता हूँ कि तुम कमज़ोर से पतले दुबले हिलते हुए आदमी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि आ जाना नीचे ग्राउंड में, अगर दम है, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा बाद में। उसके बाद चिटोगे बता रही होती कि कैसे ये जो सुगमी है वो एक अनाथ बच्चा था और इसे अंकल क्लाउड यानी वो चश्मे बद्दूर वाला आदमी इसे ट्रेन करता था, और अब ये एक हिटमैन बन चुका है, मतलब मारने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और अब ये बात सुन के तो राकू की फट गई रहती है, कह रहा होता है कि क्या, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तो मारा जाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि चिंता मत करो, और सोच रही होती है कि मरना मत बेवकूफ़ कहीं के। और राकू सोच रहा होता है कि यार ये मुझे मरवाना चाहती है, बताओ एक ऐसे बंदे से लड़वा रही है जो कि 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और मैं तो यहाँ पे घास भी नहीं छिल पाता। बाद में हीरो वाले पोज में आ चुका रहता है, लोग यहाँ पे लगा रहे होते हैं कि देखा जाएगा कौन जीता जाएगा। और एक बंदे ने भी हमारे राकू के ऊपर बोली नहीं लगाई रहती है, सब सुगमी के ऊपर बोली लगाते हैं, और वो तो अमीर हो गया रहता है। कॉइन जैसे ज़मीन पे गिरेगा लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन लड़ाई शुरू होती है भाई ये तो एकदम मारना शुरू हो जाता है। और चिटोगे सोच रही होती कि प्लीज़ बच जाना राकू, कुछ हो ना तुम्हें। राकू तो भाई यहाँ पे भाग रहा होता है, लेकिन राकू भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता है, गैंगस्टर का बेटा है भाई, इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है। तो देख सकते हैं पूरा एकदम जाल बिछा रहता है पहले से ही और भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वो खिड़की से कूद जाता है, तो सुगमी भी उसके पीछे खिड़की से कूद जाता है, और यहाँ पे वो राकू के जाल में फंस गया था। वो दोनों सीधे पुल के अंदर गिरते हैं और सब देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो तो बेहोश हो गया था, मगर राकू जो रहता है वो बेहोश नहीं था। उसने सुगमी को ही बाहर निकाल लिया था और वो उसे छोड़ के जा रहा होता है, मगर फिर सोच रहा होता है कि रुको मैं इसे क्या करूं, अगर मैं इसे छोड़ के चला गई तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे बेहोश हो जाएगा। तो फिर वो उसे चेंजिंग रूम में लेके जाता है और उसके कपड़े खोलने वाला रहता है, लेकिन सुगमी उसे पीछे एक लात मार के फेंक देता है। लेकिन ये फेंक देता नहीं, फेंक देती होती है, ये लड़की रहती है। और ये देख के वो भी हैरान हो जाता है और कहता है तुमने लड़कों वाली यूनिफॉर्म पहने थे, सब लोग यहाँ पे आने वाले रहते हैं। तो तुरंत ही कहता है कि जल्दी कपड़े पहन लो, हमें यहाँ से छुपना पड़ेगा, और वो लोग छुप जाते हैं। यहाँ पे
चितोरी कहती है कि देखो, हो सकता है कि हमें उसे गर्ल्स चेंजिंग रूम में ढूंढना चाहिए क्योंकि वो कोई लड़का नहीं, वो एक लड़की है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सुगमी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। चितोगे कहती है कि हाँ, वो लड़का जैसा दिखता है मगर वो एक लड़की ही है। और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, मैं एक लड़की ही तो हूँ। और इतना हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन राकू को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और यहाँ पे सुगमी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो हार चुकी है और उसे लग रहा होता है कि मैडम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। मैं कितना ज़्यादा गिरी हुई लूज़र इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैडम के लिए। अब यहाँ पे राकू को बुरा लग रहा होता है कि भाई ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई और देखो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और मेरे फादर यानी मेरे अंकल ने भी मुझे नहीं बताया था कि कभी भी ऐसे मेल या फीमेल में कुछ डिफरेंस है, इसलिए मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता है। अब वो उसे कंपनी देने की कोशिश करता है, उससे पहले ही चितोगे वहाँ पे आ चुकी रहती है। फिर तो भाई जो बुरा हाल होता है राकू का, उसे उड़ा उड़ा के मारती है, किसी को पता नहीं चला रहता है कि दोनों छुपे हुए थे। फिर वो पूछती है तुम इसके साथ क्या कर रहे थे और तुम्हारे मैच का क्या हुआ। तब सुगमी कहती है कि ये मैच ये जीत गया, इसमें मैं हार चुकी हूँ और ये जीत चुका है। उतनी देर में हमारा फ्रेंड जो शू रहता है वो भी आ चुका था और वो उसे लेके चला गया रहता है राकू को। और फिर ये कह रही होती है कि ये बंदा तो काफ़ी अच्छा है। अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे इसे लेडीज़ वाले कपड़े पहना दिए गए रहते हैं और पूरा लड़की लग रही होती है, मतलब लड़की है लड़की लग रही होती है और कह रही होती है कि मैम ये सब। तब वो कहती है कि अब तुम ना परफेक्ट लग रही हो, कोई भी तुम्हें देख के नहीं कहेगा कि तुम लड़की नहीं लड़का हो, क्योंकि उस वक्त लड़का लग रही थी, अब ये एकदम परफेक्ट लड़की लग रही है। और कहती है कि चलिए साथ में नहाते हैं, लेकिन चिटोगे कहती है कि नहीं। फिर राकू आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। शर्मा जाती है भाई। चिटोगे कहती है कि हाँ हाँ अब एकदम खूबसूरत लग रही है ना। बाद में जाते जाते ये कह रही होती है कि ओह लगता है मैडम अपना 10 साल पुराना प्रॉमिस भूल गई है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो 1000 लाइक्स यहाँ पे कर देना। भाई सुगी का टेस्ट ले रहा था, उसे गन के सारे पार्ट्स को अरेंज करना था आंख बंद करते करते। जहाँ पे वो पूछता है तो तुम्हें कुछ पता चला उस राकू के बारे में, तो वो इसी चीज के बारे में सोच रही होती, पुराने दिन के इंसिडेंट के बारे में, और बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और काफी गुस्से में कह रही होती कि वो उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं उसे जब मिलूंगा तब मार दूंगी। और तब फोर आइज कहता है कि हाँ तब तो तुम्हें पता चल ही गया है कि वो कैसा बंदा है। लेकिन यहाँ तो वो उसके बारे में कुछ और ही सोची जा रही थी और काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये बैठा हुआ रहता है क्योंकि वापस से जो सुगी रहती है वो कोसाकी और बाकी सबको इंट्रोडक्शन दे रही होती, मतलब इन्हीं लोग को दे रही होती, रूरी को दे रही होती इंट्रोडक्शन। उतनी देर में क्या होता है कि जो हमारा शू रहता है वो वहाँ पे साइड से एंट्री मारता है और फिर ये इसके कनपट्टी पे बंदूक रखते हुए कह रही होती है कि हाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की तुम कोशिश कर रहे हो क्या। सबको पता चल गया रहता है कि ये लड़की है, लेकिन फिर भी लड़कियाँ इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहती है। बाद में हमें ये देखते हैं कि चिटोगे कहती है कि चलो सर ने हमें कहा है डॉगीज़ का फूड लाने के लिए, हमें जाना होगा लाने के लिए, लेकिन राकू कहता है मैं नहीं जाऊँगा। उतनी देर में सुगिमी घास में से निकलती है और कहती है कि मैं जाऊँगी। और ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये कहाँ कहाँ छुपी हुई रहती है। तो सुगिमी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि चलो मेरे पास मौका मिलेगा चिटोगे के साथ टाइम स्पेंड करने का। लेकिन यहाँ पे शहर में उसे लड़कियों जैसे कपड़े पहना दिए गए रहते हैं और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और अटेंशन ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि लड़की वाले ड्रेस में आ गई है। तो जो हमारा राकू रहता है वो कह रहा होता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है उस पर। बाद में जब वो पेट हाउस में जाकर डॉगीज़ को देख रही होती है और कहती है कितनी ज़्यादा क्यूट है, राकू उसे देख के सोच रहा होता है क्या यार ये ऐसे तो काफ़ी अलग बर्ताव कर रही है और ऐसे स्कूल में रहती है तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी टाइप पर्सन जैसा बर्ताव करती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसका क्या हाल है। और फिर वो गुस्सा होती है, कहती है ठगी कहीं कि कहीं और देखो। वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर वो अचानक से गिरने वाली रहती है तो वो उसे बचा लेता है, लेकिन वो कहती है दूर हट जाओ मुझसे ठगी कहीं के। राकू कहता है माफ करना गलती से हो गया। उसके अगले सीन में हम देखते हैं दोनों घर जा रहे होते, तब इसके पैर में मोच आ जाती है। वो कहता है कि रुको मुझे दिखाओ तुम्हारे पैर में तो मोच आ चुकी है। वो कहती है कि मैं चल लूंगी, लेकिन वो उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है कि चलो एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो वो जबरदस्ती उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और घर लेके जा रहा होता है, जहाँ पे ये सोच रही होती है कि जब भी मैं इसे दुश्मनी मोड़ लेने की कोशिश करती हूँ ये हमेशा मेरे और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। ओह मैं इसका क्या करूँ। और फिर बताने लगती है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी मिसेस चिटोगे के लिए क्योंकि उन्हें उनका पहला प्यार मिल चुका है। तब वो कहता है कि हाँ 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 इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राकू से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई प्यार नहीं है पहला प्यार। तब कोई बोलती है कि नहीं 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 मेरे आगे पीछे वैसा कोई भी नहीं है। तब वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है समझी, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई होता ही है दुनिया में, हर किसी का कोई ना कोई होता ही। और अगर तुम्हें अभी वो इंसान नहीं मिला है तो बाद में वो ज़रूर मिलेगा। और यही कह के वो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा होता है और वो कहती तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करते हो। फिर से ये टेस्ट ले रहा होता है सुगमी का, जहाँ पर जैसे वो नाम लेता है राकू का, कहता है कि क्या तुम उसके बारे में कुछ पता चला। उसने सारा मेसअप कर दिया रहता है और कहती है कि नहीं नहीं मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा खो गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता इसे। और फिर बाद में चिटोगे उससे कहती है कि तुम्हें हर जगह मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। ये तो काफ़ी खुश रहती है कि टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, मगर राकू आ चुका रहता है और वो अपना दीवार पर सर मार देती है। कहती है कि ठीक है मिस आप दीजिए।
आप अपना बुक्स मुझे दे दीजिए, मैं आपकी बुक्स लेके जाती हूँ। लेकिन क्या होता है कि वो देखता है कि इसके शोल्डर पे थोड़ा डस्ट है तो साफ करता है, तो वो लट्टू जैसे फिर घूमने लगती है और ये दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं कि कहाँ पे जा रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चिटोगे से मिलती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कोई बीमारी हो गई है, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है। मैं जब भी किसी स्पेसिफिक पर्सन को देखती हूँ तो पसीना आने लगता है और बहुत ज़्यादा हार्ट बीट भी मेरी तेज़ हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिस, आखिर मैं क्या करूँ। तो चिटोगे यहाँ पे समझ नहीं पा रही होती कि अरे आखिर इसके कहने का क्या मतलब है, और सुगमी उसे सही तरीके से बता नहीं पा रही होती है। कह रही होती है कि बस मेरा दिल का धड़कन तेज़ हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो चिटोगे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें जाकर किसी और से इसे बताना चाहिए। तो वो चली जाती है फोर आइज के पास में, और ये फोर आइज तो भाई पुजारी रहता है चिटोगी का, देख रहे हो क्या कैसे खा रहा है। और वो जब पूछती है तब ये कहता है कि नहीं मुझे भी नहीं पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक स्पेशल डॉक्टर से जाके इसे दिखाना चाहिए और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मिशन में तुम्हें कुछ भी बीमारी हो जाए। और फिर वो सभी लोगों से जाके पूछ रही होती है, लेकिन किसी को भी इसका आंसर नहीं पता रहता है कि आखिर क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। तो फाइनली वो जाती है कोसाकी के पास में और रूरी के पास में, जहाँ पे वो दोनों इसे बोलते हैं अच्छा तो किसी को देख के तुम्हारी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और तुम्हें पसीना भी आने लगता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तब वो लोग बोल देते हैं कि हाँ ऐसी ही बात है, तो लगता है कि तुम्हें राकू पसंद आ गया है। ये सुन के ये काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और ये लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल यही बात है, लगता है तुम्हें राकू पसंद आ चुका है। अब उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रही है, कहीं ये बात सच तो नहीं ना है, मैं अपने मिस के ही बॉयफ्रेंड के साथ नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर वो सर पटक रही होती, सभी लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि अरे ये क्या, ये क्या कर रही है। राकू आता और कहता है ये तुम दीवार पे क्या कर रही हो, लेकिन एक मूर्ति और देखती कि अरे ये क्या, ये भी यहाँ पे देती एक जोरदार झपट और कहती कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। फिर भाग जाती है वहाँ से, बेंच पे बैठी हुई रहती है और सोच रही होती है कि क्या करना चाहिए। उतनी देर में चिटोगे आ जाती है और फिर ये सारी प्रॉब्लम बता देती है सुगमी की, लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। और तब चिटोगे कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। हो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार तो मिल गया, मुझे तो आज तक एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। सुगमी कहती लेकिन आपका तो बॉयफ्रेंड है ना। तब ये कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। और फिर सुगमी कहती है वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा खास है। वैसे मैम आपको याद तो होगा ना, ये आपका पहला प्यार नहीं है, आपने 10 साल पहले भी किसी से प्यार किया था और शायद आप भूल गई हैं उसके बारे में। तब चिटोए कहती कि क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में पता है। असल में वो जो लड़का है सुगमी ही रहती है, बचपन में लड़का थी, मतलब लड़के जैसा ही वेशभूषा था। और फिर वो बोलती है कि मुझे उस लड़के के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है मैम। उतनी देर में क्या होता है कि राकू इनके बगल से गुजरता है, तो वो इनकी बातें सुन लेता है। अब उसके बाद क्या था, वो इस पर गोलियों की बौछार कर देती है और ये कह रहा होता है कि मैंने क्या किया। बाद में चिटोगे अपने घर आ जाती है और सोच रही होती है कि सुगमी को भी नहीं पता उस लड़के के बारे में, और सोच रही होती है कहीं वो राकू तो नहीं। जैसे अपना कबर्ड खोलती है उसमें से कबाड़ी निकलता है, लेकिन उसमें एक डायरी भी रहती है और ये डायरी चिटोगे की रहती है जो उसने बचपन में लिखी थी, और इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो जापानीज में लिखी हुई रहती है। तो ये सोचती है कि मैं पहले वहाँ रहा करती थी क्या, और क्या हो गया है, मैं पहले यहाँ थी, फिर वहाँ गई, फिर यहाँ पे आ गई, और बहुत सारी चीज़ें उस लड़के के बारे में लिखी हुई रहती, कैसे उसने मुझे बचाया था, उसके सर पे स्टिचेस भी आए थे, और बहुत सारी चीज़ें भी रहती कि इन दोनों ने कितना ज़्यादा मज़ा किया था। ऐसे करते करते ये पूरा बुक पढ़ते जा रही होती और सोच रही होती उस फीलिंग के बारे में, और सोचती कि बचपन के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन इतनी देर में क्या होता है कि वहाँ एक बुक का पेज लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, लेकिन वहाँ पे फेयरवेल लिख देता है और फिर इसके बाद उसने कुछ भी नहीं लिखा था। अब ये एकदम पागल सी हो गई रहती है कि क्यों, आखिर मैंने इसमें क्यों नहीं लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक चाबी गिर जाती है और चाबी को देख के सोचती है किसकी चाबी, तो वो सोच रही होती है अपनी इस चाबी के बारे में। तब तक उसे सुगमी दिखाई देती है खिड़की पे, तो वो सुगमी से पूछती कि क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में पता है जिससे जो मेरा फर्स्ट लव था। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तब ये कहती है कल सैटरडे ना, कल हम लोग मजे करेंगे, कल हम लोग उसके बारे में पता लगाएंगे। मगर सुगमी कह रही होती है कि मिस आप शायद भूल रही है, कल सैटरडे है और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। वो कहती कौन सा इंपॉर्टेंट दिन, तो आज इन लोगों को पिकनिक पे जाना था। हालांकि ये उस लड़के के बारे में पता लगाना चाहती थी, मगर वही पिकनिक को कैसे छोड़ सकती थी, पिकनिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, इसलिए अब यहाँ से ये नहीं जाना चाहती थी। और सोच रही होती है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, सारा सामान तो पहले से पैक है। फिर सब लोग इधर उधर जाने लगते क्योंकि टीचर कहती है टीम बनाने के लिए। तब ये कहती कि अरे ये टीम बनाने मतलब क्या हो रहा है। राकू कहता है तुम तो बिजी थी ना, हमने पहले ही टीम बना ली है और हमारी टीम होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। तो फिर आगे हमें इनकी टीम को दिखाया जाता है, वही सब लोग रहते हैं और सब लोग बड़े दबे दबे से रहते हैं और सिर्फ एक लड़का रहता है बीच में जो कि राकू, और सब लोग इन्हें बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। शू छठा मेंबर होता है इनका। दिक्कत की बात ये रहती है कि राकू और कोसाकी का शोल्डर टच हो रहा होता है तो दोनों को बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था, और रूरी बार बार धक्का मार रही थी जब भी बस टर्न हो रहा था, बार बार जोर से धक्का मार रही थी जानबूझकर, और सभी लड़के इन्हीं देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस भी कर रहे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है भाई इस सीन को देखने के बाद तो, लेकिन बाकी लड़कों की तो जलन के मारे क्या ही बोला
बोला जा सकता है। फाइनली ये लोग पहुंच चुके रहते हैं और पहुंचने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रही होती है। खैर उसके बाद टीचर कहती है कि सभी लोग अपनी अपनी जगह ले लो, ठीक है, तुम सभी लोग को अपनी अपनी जगह लेनी है, मतलब खुद से खाना बनाना है और खुद ही से सारा काम करना है। तो अब यहाँ पे ये देख रहा होता है चिटोगे को, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है और चिटोगे भी सभी लोग के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है, मगर यहाँ पे अभी भी उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है कि कौन है यार मेरा फर्स्ट लव, मैं उसके बारे में भूल कैसे गई, इतना सारा मैंने कुछ लिखा था, उसने मुझे बचाया भी था उस जानवर से और उसके सर पे चोट का निशान भी था, पता नहीं वो कौन है। तो ऐसे ही पानी लेके जा रही होती है तो क्या होता है कि गलती से लकड़ी पे पैर लग चुका रहता है और ये पानी पता है किसके ऊपर गिरता है, राकू के ऊपर जाके गिर जाता है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। अब वो देखती है और देखती है कि ये क्या, इसके सर पे एक कट है और वो देखता है कि ये क्या, इसके गले में एक चाबी है। तो दोनों बिल्कुल वही चीज सोच रहे हैं जो तुम और मैं सोच रहे हैं। लेकिन जब वो पूछता है कि ये, और फिर वो पूछती है ये कट तुम्हें कैसे लगा, तब कहता है कि बचपन में शायद किसी जानवर की वजह से लग गया होगा। लेकिन फिर ये सोच रही होती है कि नहीं नहीं, इतना बड़ा गधा, ये मेरा फर्स्ट लव बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो वो लड़का बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और फिर ये भी चाबी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या यार, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उस लड़की ने उसे एक की होल भी दिया था और मेरे पास चाबी भी, अब मैं क्या करूँ, और घूमते घूमते अब वापस जाना शुरू हो जाता है। बाद में ये लोग अपने कमरे में आ जाते हैं, ठीक है, और कमरे में आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। शिव कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियों के साथ रहने का मौका इसे मिलने वाला है। और यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग भी रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हॉट स्प्रिंग रहता है। तो यहाँ हॉट स्प्रिंग में भी ये लोग काफ़ी मज़े करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा टाइम है तो ये लोग थोड़ा सा कार्ड्स खेलेंगे और कार्ड्स खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी निकल जा रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टॉपिक्स रहते हैं सभी लोगों के लिए, कि कौन किसका फर्स्ट लव है, इसलिए थप्सों से शर्मा जाते हैं, समझे, वैसा वाला कुछ सीन हो जाता है। तो यहाँ पे टीचर आती और कहती कि तुम लोग बुड़बक कहीं के जाओ, तुम लोग को नहाना नहीं है, पहले खाओ उसके बाद जाओ नहाओ जाओ। और फिर सब लोग जाने लगते हैं। तब इसका कॉल आया हुआ रहता है, टीचर कहती कि जाओ तुम्हारा कॉल आया हुआ है राकू। तब राकू जा रहा होता है और पीछे पीछे फोर आइज भी रहता है, ये चीज़ देख लेती है लेकिन सोच रही होती है, तब तक उसे बुला लिया जाता है और फिर इसका कोई कॉल नहीं आया रहता और राकू को यहाँ पे फंसाने की कोशिश हो रही होती है, मेंस की जगह वुमेन्स लगा दिया गया रहता है, समझे, और पूरा जोश में रहता है। अब जो राकू रहता है सोचता है कि वाह यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़े करूंगा, मज़ा आ रहा है, और अचानक से पानी का झोंका आ जाता है। कहता है कि यार ये कोई स्विमिंग पूल नहीं ना, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वो तो चिटोगे रहती है और वो भी देख के हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये वुमेन्स वाला है, मेरे आने से पहले जाओ जाओ जाओ, कोई और आके देख लेगा तो जल्दी भागो यहाँ से। तो वो उसके भागने में मदद करती, लेकिन इससे पहले ही सभी लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं। और हालांकि यहाँ पे स्टीम इतना ज़्यादा रहता है कि कोई उन लोग को देख नहीं पा रहा था। और यहाँ तो भाई फोर आइज का पूरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका रहता है, क्योंकि वो उसकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाना चाहता था। अब किसी भी तरीके से ये छुपाने की कोशिश कर रही होती है राकू को, और चिटोए कह रही होती है कि अगर किसी को पता चल गया तो भाई स्कूल में बेइज्जती हो जाएगी, ऊपर से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हूँ, तब तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी मेरी। ये जगह ढूंढ रहा होता है यहाँ से निकलने की और छुप छुप के निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और सभी लड़के यहाँ पे कान लगा के सुन रहे होते हैं, भाई लड़कियाँ क्या बात कर रही है। आगे हमें दिखाया जाता है चिटोगे उनका ध्यान भटका रही होती है भी किसी भी तरीके से, और ये निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि कहाँ से निकलूं, क्योंकि टीचर भी अब आ चुकी रहती है और टीचर को पता चल जाए तो दिक्कत हो जाएगा। सुगमी देख लेती है कि वो बाल्टी हिल क्या रही है, आखिर उस बाल्टी के अंदर है क्या, तो वो फेंक के मारती है शैम्पू का बोतल, बाल्टी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि राकू समझदार होता है, भाई अभी पानी के अंदर ही रहता है। और फिर देख सकते हैं चिटोगे ने उसे अपने पीछे छुपा लिया रहता है और लड़कियां पूछ रही होती है तो तुम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा बात आगे बढ़ गया। यहाँ पर तो बात कुछ और रहता है, लेकिन बात कुछ और ही हो रहा होता है। फिर ये नीचे आ चुका रहता है तो इसे एक होल दिखाई देता है जो कि सीधे लड़कों वालों में जाता है। तो अब लड़के वाले में जा रहा होता है, तब तक लड़कियां कोसाकी से पूछने लगती है कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है। अब ये सुनने के बाद तो ये भी सोच रहा होता है कि मुझे भी जानना है आखिर कोसाकी का फर्स्ट लव कौन है, तो मैं इसके लिए रुक जाता हूँ। लेकिन क्या होता है कि कोसाकी सीधे नीचे आके इसके गिर जाती है। फिर चिटोगे उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोसाकी अब सीधे राकू के ऊपर ही गिर चुकी रहती है। वो कहती है इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्या लग रहा है। चिटोगे कहती है कि क्या सॉफ्ट सॉफ्ट, अरे नहीं नहीं, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। और भाई ये सीन इतना ये अटक गया रहता है, चिटोगे इसे हाथ से ढकेल रही होती है लेकिन वो भी नीचे आ जाती है और फिर पता नहीं क्या देख लेती है जिससे मुंह बड़ा हो जाता है और बाद में फाइनली वो उस होल से निकल गया रहता है और लड़कों वालों में आ जाता है। वो कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तब ये कहता है मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कह रही होती है तो तुमने मेरी परफेक्ट बॉडी को बिना कपड़ों के देख लिया। वो कहता है कि अरे नहीं, वहाँ इतना ज़्यादा स्टीम था कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है, पक्का कसम से कह रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं देखा है। हालांकि उस चिटोगे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो विश्वास कर लेती राकू इतने अच्छे से जो बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राकू ने ऊपर से नीचे तक का पूरा देख लिया रहता है, समझे, खासकर कि स्पेशल वाला भी देख लिया रहता है पूरा, एकदम खतरनाक आज यहाँ पे हो गया था उसके साथ। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ राकू पिछली रात की बातों को याद कर रहा था और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चिटोगे कुछ नहीं बोलती, सामने से गुजरती और कहती कि ब्रेकफास्ट कर लेना डार्लिंग, और बस इतना ही कह के वो चली जाती है। और ये तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता। इतनी देर में शिव कहता है कि आज तुम्हें पता है ना करेज कंपटीशन है, और क्या तुम चाहते हो कोसाकी के साथ में पेयर बनाना। राकू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो लॉटरी बॉक्स से निकलेगा ना। लेकिन शिव कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा।
राकू कहता है कोई गधा ही होगा जो तुम्हारे जैसे को पैसे देगा। अच्छा ठीक है बताओ यार कितने लोगे, 2000 लेके काम कर दोगे? वो कहता है कि हाँ 2000 में तो सब कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो रूरी रहती है वो भी कह रही होती है कि आज तो तुम्हें राकू के साथ ही अपना पेयर बनाना है, समझी। और ये काफ़ी टेंशन में रहती है कि भाई हमारा पेयर कैसे बनेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो देखती है कि ये यहाँ पे रहता है तो वो जाती है बात करने के लिए, मगर ये बात नहीं कर पाता है क्योंकि रात वाली बात इसे याद आ रही थी और सोच रहा होता है कि अभी भी ये बिना कपड़ों के वैसे ही दिख रही होती है। बाद में जब आ जाता है यहाँ पे टाइम करेज कंपटीशन का, तब टीचर सबको जोश दिला रहे होते हैं और सबको जोश दिला के खुद ठंडी पड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये लोग आराम से यहाँ पे चिल करेंगे और कहते हैं जाओ बच्चे लोग तुम लोग अपना करेज कंपटीशन करो। तो चिटोगे से ये कह रहा होता है कि पता नहीं कौन तुम्हारा पार्टनर होगा, तुम्हारे इन गोरिल्ला वाले हाथों को कौन सह पाएगा। मुझे तो अभी सोच के ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर तुम डर के मारे उस बंदे का गला ही पकड़ लो तो कहीं वो बंदा मारा ना जाए। चिटोगे कहती है अच्छा तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है, रुको अभी मैं तुम्हारा सर अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से कुचल डालती हूँ। उतनी देर में सजेशन बॉक्स वाला आ चुका रहता है और अब इन लोग को लॉटरी निकालनी पड़ती है। तो लड़कियां तो अपनी लॉटरी निकाल चुकी रहती है, अब लड़कों की बारी रहती है। राकू काफी टेंशन में रहता है क्योंकि उसे कोसाकी के साथ बनाना था और यहाँ पे जोर से रूरी चिल्ला के नंबर 12 बोल देती है कि कोसाकी का नंबर 12 है। तो अब यहाँ पे राकू को नंबर 12 चिट निकालनी पड़ेगी, समझे। और वो अगर निकाल लेता है तो कोसाकी के साथ इसका पेयर बन जाएगा और होता बिल्कुल वैसा ही है। इसने भी नंबर 12 वाला निकाल लिया रहता है और दिल में टंग टंग बज गई रहती है भाई, एकदम खतरनाक वाला मजा आ रहा होता है। और चिटोवे का तो शू के साथ बना हुआ रहता है। और फिर क्या था, अब इन लोगों का शुरू हो जाता है सामने सामने फ्लर्ट, दोनों आ जाते हैं, दोनों एकदम टीममेट। लेकिन जो राघु रहता है वो अभी पिछली रात वाला ही सोच रहा होता है कि यार उसे ऐसा देख लिया था और ऊपर से बैठ भी गई थी, क्या फीलिंग होगी यार, सोच के ही मजा आ रहा है। सोचो तुम लोग भी एक बार। और फिर से यहाँ पे ये फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चिटोगे देखती है कहीं झाड़ियों में तो इसके दोस्त रहते हैं जो कि भूत बन के वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। वो पूछती है कि क्या हुआ, तब ये लोग बोलते हैं कि हम में से एक गायब है क्योंकि उसका पेट थोड़ा सा खराब हो गया है तो अब वो काम नहीं कर पाएगा। तो वो अब चिटोगे जा रही होती है, लेकिन वो लोग कह रहे होते कि काश कोई उसकी जगह भूत बनने को रेडी हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। अब चिटोगे रहती दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो उन लोग को मना नहीं कर पाती है, कहती है कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भूत बन जाऊंगी। तो यहाँ पे उसने भूत वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया था और इसे टॉर्च लाइट भी दे दी गई रहती है। तो समझे। तो यहाँ पे अब सोच रहा होता है कि चिटोगे कहाँ पे गई है, तो शू एकदम यहाँ अकेला पड़ गया था, कोई भी नहीं था इसके साथ में। और आगे चिटोगे देख रही होती है और देखती है कि अच्छा ठीक है मुझे अकेले रहना पड़ेगा यार, अकेले इतने बड़े जंगल में कैसे, लेकिन ज़्यादा बड़ा जंगल नहीं रहता है। इसकी टॉर्च लाइट भी नहीं जल रही होती है और बेचारी को अब डर लग रहा होता है क्योंकि वो बंदा भी चला गया था, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए रहते हैं। और करेज टेस्ट तो आपको पता ही है कि कैसा होता है, तो इसे काफ़ी डर लग रहा होता है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, ये टॉर्च भी नहीं जल रही है। और चुपचाप बैठ के यहाँ एकदम रोने वाला मुंह बना लेती है कि अब क्या होगा, काश कोई आ जाता मेरी मदद करने के लिए। राकू इसे याद आ रहा होता है अभी में। और दूसरी तरफ तो ये दोनों भाई फ्लर्ट पे फ्लर्ट करते जा रहे होते हैं, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। और फिर लेडी कहती है कि आपकी बारी भी आ गई तो आप दोनों को अब जाना पड़ेगा। सब इसके बाद वो हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके हाथ पकड़ा जा रहा होता है, मगर हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, राकू का पसीना ही होता है, कुछ और नहीं होता है। और राकू ये महसूस कर पा रहा होता है कि जो कोसाकी है वो भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। इतनी देर में क्या होता है कि शू आता है और पूछता है कि चिटोवे को तुमने देखा क्या। तब एक बंदा बताता है कि हाँ वो भूत की कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे गई थी और शायद वो भूत बनी हुई है तो शायद वो किसी के पैर में नहीं जाएगी। उतनी देर में एक और भूत आ जाती है और बोलती है कि मैं उसे बैटरीज देना भूल गई। चिटोगे अभी जंगल में बिना बैटरीज के, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये छोटा सा जंगल है, वो जल्दी बाहर आ जाएगी। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना, नहीं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो जल्दी जंगल से बाहर निकल जाएगी। अब राकू सोच रहा होता है पिछले बार वाला बात, जब ये लोग अंदर बंद हो गए थे भाई स्टोर रूम में, तब ये बात सोच रहा होता है और कहता है कि रुको मैं 2 मिनट में आता हूँ। और फिर भाग के चला जाता है भाई, चिटोगे को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। जो भी इसके रास्ते में आता है सबको उड़ाते हुए जा रहा होता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जा रहा होता है और चिटोगे को डर लग रहा होता है। सोच रही होती है कि मैं कब घर जाऊंगी, बचपन में भी मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। बचपन में मैं एक जगह पे फंसी थी और वहाँ पे मैं रो भी नहीं पा रही थी, दरार के बीच में फंसी थी, लेकिन उस दिन वो लड़का आया था मुझे बचाने के लिए, पता नहीं कब अब कोई मुझे बचाने आएगा या फिर नहीं। लेकिन तभी राकू की आवाज़ आ जाती है और कहता है कि तुम एक भूत हो और एक भूत को ऐसे डर के मारे बैठना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अब राकू यहाँ पे आ गया रहता है और भाई उसे देख कर और फिर ये चिढ़ा रहा होता है कि भाई तुम कैसी भूत हो, जब खुद को संभाल नहीं सकती हो तो ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करती हो, हाँ सबको टेंशन में डालती हो। अब जब ये लोग काफ़ी आगे आ जाते हैं तब चिटोए कहती है कि हमें एक दूसरे को अब अपने फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू कर देना चाहिए वरना सबको हम पे शक हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पूरा नाम रहता है किरिसाकी चिटोगे, समझे, और राकू का इचियो राकू रहता है नाम। तो वो अब इन दोनों एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुला रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि धक तेरी की
कोसाकी के साथ तो आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया। मैंने सोचा था क्या क्या करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उसके बाद जब ये लोग वापस जाते हैं तो जो सुगमी रहती है वो तो छलांग मार के कहती, मैडम आप वापस आ गई। और ये यहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है, कोसाकी से माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, मुझे जाना पड़ा। लेकिन वो इसकी तारीफ कर रही होती है। बाद में ये कहती है कि आप अगर आपको अपने लवर के बारे में जानना है तो कहिए, मैं मीटिंग अरेंजमेंट फिक्स करा देती हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं जानना है। आज ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है, राकू के इस मोमेंट को याद कर रही होती। कोसाकी से बात करने वाला था, लेकिन तब तक चिटोगे आ जाती है और कहती कि डार्लिंग ये वाला कहाँ पे रखना है। तब वो कहता है कि उसे जाकर वहाँ रख दो, टीचर ने ये बोला था, और ठीक है जाते जाते किसी और रूम में मत पहुंच जाना। चिटोगे कहती है कि ठीक है, और वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है। तब ये लोग पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, फर्स्ट नेम से बुलाया कर रहे हो। तो वो कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं ना, इसलिए। और ये सुन के जो रूरी होती है ये कोसाकी को कंधा मारती है और कहती है कि देखा वो तुमसे आगे निकल गई, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां पे आ चुकी रहती है सुगमी, और आते ही के साथ कह रही होती है कि माई लेडी कहाँ पे है, मुझे तुम लोगों से कुछ अकेले में बात करनी है। बात ऐसी है कि आज माई लेडी का बर्थडे और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग माई लेडी घर में आओ, क्योंकि तुम उनके दोस्त हो और काफी ज्यादा उन्हें अच्छा भी लगेगा। और राकू कहता है कि मैं वहाँ आके क्या करूंगा, मैं तो एक लौता मेल रहूंगा। तब वो कहती है कि हाँ वैसे भी तुम बस उनके बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ, वरना तुम्हारे जैसे को बुलाता भी कौन। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस तुम माई लेडी के बॉयफ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारी रूरी रहती है वो कहती है कि ठीक है तुम दोनों गिफ्ट खरीदने चले जाना, वो अचानक से मेरे पेट में दर्द हो गया है, तो कोसाकी और राकू गिफ्ट खरीदने के लिए चले जाना, मैं तुम लोग से बाद में सीधे मिलूंगी चितोगे के घर पे, ठीक है। और यही करके वो बहाना मारती है और धीरे धीरे खसक जाती है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा था। बाद में हमारा राकू इंतजार कर रहा होता है कोसाकी का कि कब आएगी भाई, कब आएगी। और आगे ये इंतजार कर रहा होता है, देख रहा होता है कि ये तो लव कैफे है भाई, सब लोग यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक कपल्स ही रहते हैं और कोई भी नहीं रहता है। तो और बहुत ज्यादा माथा पीट रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। उतनी देर में देखता है कोसाकी रहती है, लेकिन वो बाहर ही से ढूंढ रही होती है और ये सोचता है मैंने उसे बोला ही नहीं, और ये यहाँ पे अपना बाल संवार रही होती है। कोसाकी को फिर बाद में राकू अंदर दिखता है तो वो भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, ये क्या है। और फिर जब अंदर आती है तब भाई अपना सर ऐसे पटक रही होती, कह रही होती कि काफी शर्म आ रही थी। जो वेट्रेस रहती है वहां की वो भी हंस रही होती है इनका ऑर्डर लेके, तो कोसाकी को थोड़ा और बुरा लग रहा होता है। तो राकू सोच रहा होता है क्या मुझे इससे 10 साल पहले वाली उस लड़की के बारे में पूछना चाहिए या फिर नहीं पूछना चाहिए। कोसाकी कहती है कि अरे सुनो, हम लोग उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट ले, चलो उसके लिए गिफ्ट लेने चलते हैं। और सोचता है मेरे पास काफी टाइम है। उसके बाद फाइनली ये लोग गिफ्ट ले लेते, लेकिन गिफ्ट लेने के बाद अब क्या। कोसाकी कहती है कि क्या तुम खुश हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती यहाँ पर गिफ्ट खरीदने के लिए आ गए हो। वो कहता है अरे नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन कोसाकी जान रही थी कि राकू का शायद इंटेंशन नहीं था यहाँ पे इसके साथ गिफ्ट खरीदने के आने के लिए, तो वो उसे एक खास जगह पे लेके जा रही होती है, एक ऐसी खास जगह जिसके बारे में आज तक उसने किसी को भी नहीं बताया रहता है। और ये खास जगह एकदम कोने में रहती है और बिल्डिंग का काफी अच्छा नजारा दिख रहा होता है। तब वो पूछता है कि इसके बारे में और किसको किसको पता है। वो कहती है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैंने ये बात बताई है, और इस बात को तुम एक सीक्रेट ही रखना, ये जगह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये सुनने के बाद तो राकू का चेहरा लाल हो चुका रहता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे ये सीक्रेट बताया, मगर क्यों। और फिर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, इसने मुझे ये सीक्रेट बताया है तो मैं इसे अपना प्रॉमिस ही रखूंगा। वो कहती है कि हाँ प्रॉमिस रहा राकू। और वो भी उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है। तो जैसे वो उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है, इसे 10 साल पुरानी वाली लड़की के बारे में याद आ जाता है। तो अब ये सोच रहा होता है कि मैं इससे इसका बर्थ डेट पूछ लूंगा, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वो चाहता है उससे बर्थडे डेट उसका पूछने के लिए, लेकिन गलती से ये यहाँ पे उससे ये पूछ लेता है कि कोसाकी कहीं तुम वही लड़की तो नहीं ना हो जो मुझे 10 साल पहले मिली थी। अब इसके जवाब में कोसाकी कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि क्या तुम वो लड़के हो या फिर नहीं हो, क्योंकि मेरे पास वो चाबी है। मुझे पता है कि तुमने पहले मुझसे ये बात पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उस वक्त ना कह दिया था, मगर मुझे अब शायद यकीन है, मैं चाहती हूँ कि वो लड़के तुम ही हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे फर्स्ट लव होगे। और ये बात जैसे वो बोलती है तब एकदम राकू का दिल का धड़कन तेज हो जाता है। और फिर कहती है कि उस लड़के ने भी वैसा ही लॉकेट पहना हुआ था जैसे तुमने लॉकेट पहना हुआ है, मगर मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, और वो बहुत ही अच्छा लड़का था, उसकी वजह से मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली थी। और अब ये याद कर रहा होता है इसकी पुरानी बातों को, जहाँ पे कोसाकी ने कहा था कि भले वो बचपन का प्रॉमिस हो तो क्या हुआ, बच्चों ने किया था तो क्या हुआ, कम से कम प्रॉमिस निभाना चाहिए। अब राकू के पैरों तले जमीन खिसक गई रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, और कोसाकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी रहती है। वो चाह रही थी कि वो लड़का यही निकले, लेकिन अचानक से क्या होता है कि सुगमी का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि मंदबुद्धि कहाँ पर हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। और फिर ये लोग जा रहे होते हैं चिटोगे के घर पे और दोनों काफी ज्यादा शर्माए रहते हैं। फाइनली ये लोग चिटोगे घर पहुंच गए रहते, जो काफी ज्यादा बड़ा रहता है। ये सोच के रूरी सोच रही होती मैं तो कोई अच्छा गिफ्ट लेके भी नहीं आई हूँ,
लेकिन सुगमी कहती चिंता मत करो माय लेडी, दोस्तों को गिफ्ट से जज नहीं करती। वैसे ये चपड़गंजू शू यहाँ क्या कर रहा है। चीटोगे देख के सोचती हो ये क्या हो गया, और फिर वो उसे कोने में लेके आके कहती है कि ये क्या इन्हें नहीं पता मेरी फैमिली क्या करती है, और इसी वजह से तो मेरे आज तक इतने दोस्त नहीं बने, अगर इन्हें पता चल गया तो ये भी भाग जाएंगे। लेकिन फिर वो कहता है कि शांत रहो, और फिर सबको बताता है कि आखिर चीटोगे की फैमिली क्या करती है। तब ये लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह तुम तो बहुत अमीर हो और काफी कमाल का फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारा। वैसे यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और मैडम को हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे। मजा आ गया है बर्थडे सेलिब्रेट करके, और सब कह रहे होते हैं अच्छा तो ये है मैडम के दोस्त। और हाँ, हमारा जो फोर आइज रहता है वो तो यहाँ पे अलग ही रहता है भाई, वो तो राकू का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है तुम तो इनके बॉयफ्रेंड हो तो तुमने तो अच्छा गिफ्ट लाया होगा ना। और बाद में ये सभी लोग एक एक करके चिटोए को गिफ्ट दे रहे होते हैं, और जो गैंगस्टर वाले मेंबर्स रहते हैं वो तो कुछ और ही गिफ्ट दे रहे होते हैं, अलग ही टाइप का गिफ्ट रहता है। इतनी देर में जो हमारा फोर आइज रहता है वो कहता है मेरे लिए भी स्पेशल गिफ्ट है, ये एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार गिफ्ट करता है, मगर चिटोए के पास तो लाइसेंस ही नहीं रहता है तो वो चलाएगी क्या घंटा। और फाइनली बारी आ चुकी रहती है राकू की, तो राकू काफी ज्यादा एटीट्यूड में उसे गिफ्ट देता है, कहता है ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। और ये भाई कोई इसी के जैसा दिखने वाला चिंपैंजी जैसा लॉकेट रहता है, और सारे बंदे गुस्सा हो जाते, कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी मैडम को चिंपैंजी कहते हो। लेकिन वो काफी खुश होती है, सब कह रहे होते कि मैम लेकिन आप कैसे इसे एक्सेप्ट कर सकती है। वो कहती है काफी क्यूट है। बाद में राकू यहाँ पे अकेला रहता है, उतनी देर में चिटोगे वहां आती है और कहती है क्या कर रहे हो। तब ये कहता है कुछ नहीं बस ताजी हवा ले रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट सचमुच इतना ज्यादा अच्छा लगा क्या, तुमने गले से लगा लिया था। तब वो कहती है कि नहीं मुझे लगाना पड़ा, अगर मैं नहीं लगाती उसे गले से तो सबको हमारे ऊपर शक हो जाता, और वैसे भी हम लोग डेटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा करना सही है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं बहुत लंबे वक्त से तुमसे ये बात पूछना चाहती हूँ। तब ये सोच रहा होता है कि अब इसे क्या पूछना है भाई। तब ये पूछने लगती क्या तुम्हें उस 10 साल पुरानी वाली लड़की के बारे में अभी भी कुछ याद है। अब इसके दिमाग में और कुछ चल रहा होता है कि आखिर अब ये क्या बोलने वाली है, मगर चिटोके उससे कहती है क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है, क्या तुम्हें साउजे इन लव के बारे में कुछ पता है। और राकू जैसे ही ये बात सुनता उसे तुरंत याद आ जाता है कि अरे बचपन में मुझसे भी तो लड़की ने यही बात बोली थी, जाओ से इन लव, आखिर इस ये बात चिटोए को कैसे पता है। और फिर वो बोलती है कि मेरे पास की भी है, ये वाली की वो दिखा रही होती है। और ये देख के तो वो और भी हैरान हो जाता है कि ये क्या कोसाकी के पास भी की है और इसके पास भी की है, लेकिन इसके पास तो वो फ्रेज भी है, इसे वो फ्रेज कैसे पता। और दोनों बहुत ज्यादा क्या बोले अजीब सा मूवमेंट हो चुका रहता है। लेकिन वो कहती है कि मैं जिस लड़के से मिली थी वो तुम्हारी तरह नहीं था, वो कॉन्फिडेंस था और बहुत ही शायद था और थोड़ा सा बहुत ही चार्मिंग टाइप का था, तुम्हारे जैसा बेवकूफ बंदा तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी कहता है चलो ट्राई कर लेते हैं चाबी को डाल के। लेकिन फिर भी वो उस बंदे की तारीफ कर रही होती है, तो वो भी उस लड़की की तारीफ करता है जिससे वो बचपन मिला हुआ रहता है, तो खूब दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं। बाद में क्या होता है कि चाबी टूट गया रहता है, अंदर ही चाबी अटक के टूट गया रहता है। अब ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये क्या अब मैं कोसाकी के साथ ट्राई नहीं कर सकता, और ये चिटोगे पागलों जैसी हंस क्यों रही है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तब वो कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में सारा काम हो जाएगा, ठीक है अब मैं चलती हूँ यहाँ से। लेकिन वो गई नहीं रहती है, वो सब चीज़ देख रही होती है पीछे से ही। जब ये जा रहा होता है तो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ यार, दोनों के पास चाबी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसे तो वो फ्रेज भी पता है, साउजे इन लव, अब मैं क्या करूँ। क्या वो कोसाकी हो सकती है या फिर वो चिटोगे होगी। तब तक उसे चिटोगे के डैड मिल जाते हैं जो कहते हैं कि माफ़ करना, हमने तुम दोनों को ज़बरदस्ती से रिलेशनशिप में डाल दिया है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बचपन में मेरी बेटी जापान आई थी और कुछ दिनों के लिए ही वो आई थी, और ये बात 10 साल पहले की है, समझे। और हाँ, तुम और वो साथ में खेला करते थे बचपन में। ये बात सुनकर तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और एक और बात ये भी बोलते हैं कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ आई है ना, क्या नाम है उसका, कोसाकी, वो भी तुम तीनों साथ में बचपन में एक साथ खेला करते थे। अब ये बात सुन के तो राकू की हालत खराब हो जाती है, कह रहा होता है कि क्या हम लोग भाई तीनों साथ में खेलते थे, इसका मतलब दोनों में से कोई एक हो सकती है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और यही अचंभव में डालने के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन ये सोच रहा होता है कि ये क्या कोसाकी हुई तो लाइफ तो सेट हो जाएगी, मगर चिटोगे हुई तो लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, अब करूँ तो मैं क्या करूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये अपना लॉकेट बनाने के लिए दे देता है हमारे शू के अंकल को, तो वो बना रहे होते हैं और यहाँ पे इसे चिटोगे मिल जाती है। तो ये लोग नॉर्मली बात करते जा रहे होते हैं, इन्हें अभी भी कपल बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि फोर आइज इन्हें देख रहा होता है, समझे। तो वो कंधे पे हाथ रख देता है, लेकिन पता नहीं वो इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों हो जाती है हमारी चिटोगे और चिल्लाने लगती है। तब तक पीछे से कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि ओ तुम लोग दोनों कैसे हो। और पता नहीं वो इतना ज़्यादा हाइपर हो रही होती है, फोर आइज को शक हो रहा होता है कि कहीं ये लोग कुछ एक्टिंग तो नहीं ना कर रहे हैं, और इसे भी बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। बाद में जब ये पौधों को पानी दे रहा होता है तब कोसाकी आती है और पूछती है तुम दोनों के बीच में सब चीज़ ठीक तो है ना, पता नहीं चिटोगे इतना ज़्यादा अजीब बिहेवियर आज क्यों कर रही है। राकू से कुछ कह नहीं पा रहा होता है। राकू सोच रहा था कि क्या मैं कोसाकी को बता दूं कि हम लोग दोनों मतलब बचपन में खेलते थे साथ में,
क्योंकि शायद कोसाकी को भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, और चिटोगे भी हमारे साथ में ही थी, बचपन में खेल रही थी। तब बाद में टीचर आती है और कहती है कि तुम लोग का समर वेकेशन का वो सारी फोटोज आ गई है, तुम लोग को अगर फोटोज चाहिए अपने लव की तो 100 रुपया निकालना पड़ेगा। अब सब लोग यहाँ पे फोटोज देख रहे होते हैं, जिन्हें जो फोटोज चाहिए रहती है उसके लिए बोली लगाने वाले हैं, और चिटोगे तो बहुत सारी फोटोज के लिए बोली लगा रही होती है, यहाँ वहाँ बहुत सारी फोटोज को देख रही होती है। तो क्या होता है कि कोसाकी भी देख रही होती है फोटो को और राकू भी देख रहा होता है फोटो को, तो यहाँ पे इनकी बहुत ही अलग टाइप की फोटो आ जाती है। एक ऐसी फोटो निकलती है जिसमें सिर्फ कोसाकी और राकू रहते हैं, मगर दोनों में से कोई भी फोटो को चूज नहीं कर रहा होता है क्योंकि दोनों आसपास में ही रहते हैं। हालांकि कोसाकी उस फोटो को अपने दिल से लेना चाहती थी, और रूरी जो रहती है वो तो अपना अलग ही प्लान देख रही होती है। जो शू रहता है उसने भी लड़कियों की कुछ अलग ही फोटोज लगाई हुई रहती है, और फिर वो कहता है ये लो कोसाकी और रूरी तुम लोग अपनी फोटोज देखो, लेकिन इनकी फोटोज इतनी ज्यादा अजीब रहती है कि मार के रूरी इसका मुंह का हाल बिगाड़ देती है। फिर वो एक फोटो निकालता है जिसमें कोसाकी रहती है और 500 रुपया इसके लिए स्पेशल मांगता है। हालांकि राकू से 500 रुपया दे भी देता है। और फिर एक और फोटो रहती है, लेकिन वो पीछे देखता है कि ये क्या, कोसाकी तो वहाँ पे ड्रेस चेंज कर रही है, तो मुझे जाके एडिटर से कहना पड़ेगा इस फोटो को इस तरीके से काट दे। तो वो उस फोटो को लेके जा रहा होता है ताकि टीचर से बोल के एडिटर से करवा दे, लेकिन फोटो गिर जाती है और कोसाकी उस फोटो को उठाती है। हालांकि उसका हाथ लगने की वजह से वो अपना फोटो नहीं देख पाती है, और यहाँ चिटोगे का फोटो देखता है और इसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं कोसाकी ने उस तस्वीर को देख तो नहीं ना लिया, और कोसाकी को ऐसा लग रहा होता है कि ये सही में चिटोगे से बहुत ज्यादा प्यार तो नहीं ना करता है, लगता है कहीं मैं हार तो नहीं ना गई। और फिर ये घर भर में भाई ऐसे फोटो देखते जा रहा है, और इसे अचानक से याद आता है कि बचपन में मैंने भी तो उस लड़की के साथ एक फोटो ली होगी। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास उसका अभी भी फोटो हो जैसे कोसाकी का है। तो वो अपने डैड से पूछता है, तो उसके डैड बोलते क्या तुमने बताया था कि तुमने एक लड़की से वादा किया था बचपन में। ये सुन के वो थोड़ा सा शौक में पड़ जाता है, क्या मैंने आपको तक बता के रखा था। उसके डैड कहते हैं कि हाँ, वो जो लड़की थी तुमने कहा था कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, और तुमने शायद उससे कुछ वादा भी किया था। हाँ, हमारे पास फोटो पड़ी होगी, तुमने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पता नहीं यार वो फोटो कहीं पड़ी हुई होगी। ये सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या आपने मुझे अभी तक नहीं बताया था इसके बारे में, और अब जब मैं पूछ रहा हूँ तब आप इसके बारे में बता रहे। वो कहते हैं कि हाँ, स्टोर रूम में वो फोटो पड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने ज्यादा फोटो नहीं ली थी, शायद एक दो ही फोटो होगी। ये सुनने के बाद तो इसकी दिल की बीट एकदम तेज से धड़कने लगती है कि क्या होगा, कहीं वो लड़की कोसाकी होगी या फिर वो लड़की चिटोगे होने वाली है। अगले दिन जब ये क्लास में रहता है तो शू इसे कह रहा होता है कि मास्टर आप कैसे हैं। राकू कहता है मास्टर क्यों कह रहे हो, दाल में कुछ काला है। वो कहता है कि हाँ, एग्जाम आने वाले हैं ना, तो तुमने तो तैयारी कर ली होगी, तुम्हारे पास जरूर कुछ आइडिया होगा, क्या तुम मेरे साथ कैफे चलना चाहोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मगर फिर वो कहती है कि देखो कोसाकी भी हमारे साथ में चलेगी, अब बताओ क्या आना चाहोगे। तब तुरंत ही मान जाता है, और फिर ये लोग कैफे में रहते हैं। चिटोगे पहली बार क्लास के बाद कैफे में आई रहती है, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, और ये तो अलग ही सोच रहा होता है कि भाई इन दोनों में से कौन होने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोसाकी हुई तो मजा आ जाएगा, मगर ये चिटोगे हुई तो भाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या करूंगा मैं, ऐसे ही दिमाग लड़ा रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो रूरी रहती है वो कहती कि यही तुम्हारा मौका है, तुम्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब फाइनली इनका सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला रहता है, तो पढ़ाई करने वाले तो सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है। देख सकते हैं इनका सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे शू पूछता है हमारी सुगमी के बारे में, तब सुगमी कहती है कि नहीं, मैं आंख बंद करके बस एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं मेरे में स्पेशल है। और यहाँ जो राकू रहता है वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है, तब जो सुगमी रहती है कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। क्यों माई लेडी, मैं इसकी मदद कर दूं ना। तो वो कहती कि करो यार। अब जो सुगमी रहती है वो उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन दे रही होती है, तो ये देख रहा होता है, तो वो कहती है ठगी गई के, और वो उसके ज्यादा क्लोज आ जाती है और कहती है कि ठीक है ठगी गई के, तुम अपना देख लो। और पता नहीं ये सुगमी को ऐसे क्यों देख रहा था, उसके सीधे में बैठा हुआ था। हालांकि मार के उसका बाद में वो मुंह तोड़ डालती है, और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो एक वर्क के बारे में बोलता है, इंग्लिश में कोई ड्रामा रहता है, तो जो चिटोगे रहती है उस ड्रामा को पढ़ रही होती है, समझे। तो ये ड्रामा थोड़ा लव रोमांस वाला रहता है, और ये बड़े एक्सप्रेशन के साथ देके पढ़ रही होती है, और वो काफी ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन दे रही होती है। तो कोसाकी को हंसी आने लगती है, और राकू देख के काफी खुश हो जाता है, दिल से अंदर से उसे खुशी आ रही होती है, और फिर अभी भी उसी बात को सोच रहा होता है। तब वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें कौन पसंद है, तो ये बोलने वाला था कि मुझे को, वो लोग कहते हैं आइसक्रीम के बारे में पूछ रहे हैं। तब ये कहता है कि अरे हाँ कोसाकी तुम्हें कौन सा पसंद है। वो कहते हैं कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। तब ये कहता है कि हाँ हाँ मैं भी, कितना सेम पसंद है हमारा, मेरा भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हाँ हाँ, हंसने लगता है और सोचता है कि बच गया मैं तो। लेकिन कोसाकी ने सुन लिया था हल्का सा, लेकिन वो बोलती नहीं है कि मैंने सुन लिया था। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जाता है अपना स्टोरेज रूम में और ढूंढ रहा होता है। उसे फाइनली वो बॉक्स मिल गया था जिसके अंदर इसकी पुरानी तस्वीर हो सकती है, 10 साल पहले वाली तस्वीर। पता नहीं इसके अंदर कौन सी लड़की होगी, किसका तस्वीर होगा, चिटोगे का होगा या फिर कोसाकी का होगा, मगर ये कोई और ही लड़की रहती है, दोनों में से कोई भी नहीं रहती। और इस लड़की के हाथ में एक चाबी भी रहती है, और फिर वो अपने डैड से पूछने के लिए जाता है, मगर उसके डैड तो यहाँ पे अभी रहते ही नहीं है। और फिर अगले सीन में वो क्लास में रहता है,
और टीचर आ जाती है फोटोज लेके। तो भाई चिटोगे ने लगभग 80 फोटोज को चूज किया था और 80 फोटोज को 100 रुपया से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना ज्यादा उसने पैसा यहाँ पे खर्च कर दिया रहता। और हमारे राकू ने तो ज्यादा फोटोज नहीं लिए रहते हैं। छुट्टी का टाइम रहता है और यहाँ पे बारिश होने लगती है तो वो नहीं जा पा रही थी। तब तक राकू आ चुका रहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर कर लेता हूँ, लेकिन वो एटीट्यूड दिखा रही होती है और कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो कहता है तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो, लेकिन वो उसे बहुत एटीट्यूड दिखाती है तो राकू को भी तो गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है, बारिश में ही जा रही होती है। फिर वो उसके बीच छाता लेके आता है और कहता है तुम्हें पता है ना, तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो बुरा होगा, चलो मेरे साथ में। तब वो दोनों साथ में ही जा रहे होते हैं, जहाँ वो नोटिस करती है कि इसका कंधा तो भीग रहा है और मेरे कंधे के पास तो बहुत सारी जगह है। तो वो काम करती है, जान मुझसे इससे चिपकने की कोशिश कर रही होती है, चिपक रही होती है। तो वो कहता है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझसे दूर हटो। तो वो कहती है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है, समझे, ऐसे ही चिपक चिपक के चलो, और गुस्से में चल रही होती है। अचानक से जब वो दोनों लड़ने लगते हैं तो वहाँ तेज बिजली कड़कती है और ये काफी ज्यादा डर जाती है। हालांकि राकू इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। फिर वो लोग एक शेड में जाकर छुपते हैं और कहते हैं किसे पता था तुम्हारी जैसी एक भैंसी लड़की को एक बिजली डरा देगी। हाँ, बहुत ही अजीब सी बात है। और वो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। फिर वो कहती है कि तुम कुछ करो ताकि हमारा टाइम पास यहाँ पे हो सके, मुझे वो फोटोज दिखाओ जो तुमने ली थी। तो इसने कोसाकी की फोटोज पहले ही अलग कर दी रहती है और फिर ये देखती है कि मेरी फोटो ये क्या कर रही है। तब वो कहता है मैं नहीं था, ये शू है, शू ने मेरे बैग में इस फोटो को डाल दिया हुआ। तब वो कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसा प्रैंक कर सको मेरे साथ इस फोटो को लेके। वैसे मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मुझे अपने जवानी के दिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ का गर्लफ्रेंड बना के बिताना पड़ रहा है। वो कहता है कि हाँ सेम टू सेम। लेकिन फिर वो कहती है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। चिटोगे के बदले हुए बर्ताव को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये इसे अचानक से क्या हो गया है, आखिर इसका बर्ताव इतना ज्यादा बदल क्यों गया है। और फिर ऐसे ही ये दोनों थोड़ा सा और क्लोज आने लगते हैं। क्या होता है कि बिजली कड़कता है तो वो डर जाती है और काफी ज्यादा इसके क्लोज आ जाती है। फिर दोनों में और भी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ चुकी रहती है। उतनी देर में इसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं अरे यार हमने तुम लोग को एक्टिंग करने के लिए कहा था, असली में तो कपल नहीं ना बन गए। वैसे मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। राकू कहता है मुझे भी आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, मगर उसके डैड कहते हैं कि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है तो पहली मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हें वो लड़की याद है 10 साल पहले जिससे तुम बचपन में मिले थे, वो तुमसे मिलने के लिए आ रही है। वो तुम्हारी फियांसे है। जानने में अजीब लग रहा है मगर वो तुम्हारी फियांसे ही है। दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो पे 2 के लाइक्स कर देना। और हाँ, इसके बाद जो पार्ट 3 और इसका लास्ट पार्ट भी होने वाले हैं वो सारे वीडियोस में 1-1 घंटे के लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उसे पूरा जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।